का हो बच्चा लोग कैसन बानी, पढ़ाई लिखाई करत बानी कि बस घूमत बानी। देखो बबुआ, आज का जो एक्सरसाइज है वो है 14.1 और ये एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को सीखने को मिलेगा प्रोबेबिलिटी। और जब आप इस एक्सरसाइज को ख़त्म कर लोगे ना तो उसके बाद तुम्हें एकदम गहरी सांस लेना क्योंकि ये आखिरी एक्सरसाइज है तुम्हारे क्लास 10 मैथ का। तो प्यारे बच्चे लोग चलो स्टार्ट करते हैं और इस एक्सरसाइज की एकदम बैंड बजा देते हैं, एकदम ईजी तरीके से इसको समझते हैं और सॉल्व करते हैं। सारे के सारे क्वेश्चन बहुत आसान है। अगर आपने क्लास 9 में थोड़ा सा भी प्रोबेबिलिटी पढ़ा होगा तो ये आपको बहुत ईजी लगेगा। और अगर आपने नहीं भी पढ़ा ना तो टेंशन ना लो, मैं आप लोगों को यहाँ पर बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ चीज़ों को समझाऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं हमारे एक्सरसाइज 14.1 के क्वेश्चन नंबर 1 से। और जो हमारा पहला क्वेश्चन है बबुआ लोग, उसमें बोल रहा है कि ये फिल इन द ब्लैंक्स जो है ना इसको तनी कंप्लीट कर दीजिए। और ये इंपॉर्टेंट फिल इन द ब्लैंक्स, इससे क्वेश्चंस आते हैं तो एकदम ध्यान से समझना। बेसिक से फिल इन द ब्लैंक है। पहला जो क्वेश्चन है उसमें हमसे बोल रहा कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई प्लस द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट नॉट ई इज इक्वल टू कितना। अब इसका मतलब क्या हुआ, रट तो लोगे तुम लोग इसको, मैं अगर रटवा दूँ तो तुम चुटकी बजाकर रट लोगे, बहुत छोटा सा आंसर है। लेकिन समझने की बात है ना, यहाँ पर रटने की बात तो है नहीं। तो देखो होता क्या है कि जैसे कि मान लो हमने कोई सिक्का फेंका, आसमान में हमने सिक्का उछाला, 2 बार हमने सिक्का को उछाला। एक बार उसका आया हेड, क्या है एक बार मैं तुम लोगों को ना थोड़ा सा लिख के समझाने की कोशिश करता हूँ। एक बार हेड आया और एक बार टेल आया। हमने 2 बार उछाला था। कितने बार उछाला था उसको? 2 बार उछाला था। तो अगर तुम लोग इसको देखोगे तो हेड आने के चांसेस कितने हो गए? तो हमने 2 बार में से 1 बार हेड लाया और टेल भी कितने बार आया? तो 2 में से 1 बार जो है वो हमारा टेल निकल करके आया। अब दोनों इवेंट को अगर मैं आपस में ऐड कर दूं, यानी कि 1/2 में मैं इस वाले 1/2 को ऐड कर दूं तो मेरा कितना आ जाएगा? 2/2 इक्वल टू कितना होता है? 1 होता है। यानी कि कोई भी प्रोबेबिलिटी, इवेंट किसको बोलते हैं? जैसे कि मान लो हेड आने का जो चांस होता है उसको भी इवेंट बोलते हैं, टेल आने के जो चांस है उसको भी इवेंट बोलते हैं। तो मान लो यहाँ पर हमको जो इस इवेंट की बात की जा रही है वो हेड वाली इवेंट की बात की जा रही है। तो हमसे यही बोल रहा है इस क्वेश्चन में कि जो प्रोबेबिलिटी होगा इवेंट ई के आने का और जो प्रोबेबिलिटी होगा इवेंट ई के नहीं आने का। तो इवेंट ई मतलब कि मान लेते हैं कि ये हमारा इवेंट ई है, एच वाला हेड वाला, और ये जो इवेंट ई नहीं है, ये टेल वाला। तो हमारे दोनों के आने के जो चांसेस होते हैं जब हम उनका सम करते हैं ना तो वो हमेशा 1 ही निकल करके आता है। बुझा गया ये चीज़? तो इसका जो आंसर होगा बच्चा लोग, ई हमारा यहाँ पर से 1 होगा। तो ये इसका कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट समझ के पढ़ोगे ना तो तुम लोगों को बहुत मजा आएगा और एग्जाम में टेंशन भी नहीं होगा। और रटोगे बच्चा लोग तो भुला जाओगे एग्जाम में। तो इसीलिए मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। पहला वाला समझ में आ गया। अब सेकेंड वाला समझो। दूसरे में क्या बोल रहा है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन इज ब्लैंक, सच एन इवेंट इज कॉल्ड ब्लैंक। यानी कि कोई ऐसा प्रोबेबिलिटी बताओ जहां पर एक इवेंट हो ही नहीं रहा। कैन नॉट हैपन का मतलब कि वो हो ही नहीं रहा। जैसे कि एक एग्जांपल देता हूं मैं, जैसे कि मान लो हम लोगों को मैच खेलना था, ठीक है, हमको टॉस करना था 1 बजे, लेकिन बारिश होने लगा। कई बार होता है ना मैच के पहले बारिश हो जाता है, तो हमने टॉस ही नहीं किया। टॉस नहीं किया तो जो हमारा काम था, जो हमने इवेंट करने का सोचा था वो तो हुआ ही नहीं। तो उस कंडीशन में जो प्रोबेबिलिटी होगा उस इवेंट का वो क्या होगा? उसको 0 बोलते हैं कि भैया वो तो काम ही नहीं हुआ ना। अगर कुछ होता वहाँ पर, मान लो हेड आता, टेल आता, कुछ भी होता तो उसको हम लोग फाइंड करते हैं, लेकिन वो काम ही नहीं हुआ, टॉस ही नहीं हुआ। तो उस कंडीशन में जो प्रोबेबिलिटी होती है ना, जब हमारे पास कोई इवेंट हैपन ही नहीं हो पाता है, वो कंसीडर ही हम उसको वहाँ पर अप्लाई ही नहीं कर पाते हैं, तो उस कंडीशन में जो प्रोबेबिलिटी होता है वो 0 होता है। और ऐसे वाले इवेंट को एक मैथ के लैंग्वेज में नाम दिया जाता है। जैसे कि मैथ की खासियत है, खूबसूरती है। क्या खूबसूरती है कि जब कभी भी हमारे पास कुछ नहीं रहता है ना तो उस समय भी मैथ बोलता है कि नहीं हमारे पास है। क्या है? तो हमारे पास 0 है, घंटा कुछ नहीं है। इसलिए नहीं बोलते हम लोग अपने फ्रेंड को, बेटा तुम्हारे पास कितने रुपए हैं? अगर उसके पास कुछ नहीं है तो वो या 2 जवाब देगा। अगर हिंदी में जवाब देगा तो बोलेगा कि मेरे पास एकदम में कुछ नहीं है, ऐसे बोल देगा। लेकिन मैथ की लैंग्वेज अगर जवाब देगा तो बोलेगा मेरे पास 0 रुपए है। तो मैथ की ये खूबसूरती है कि वहाँ पर हमेशा कुछ ना कुछ होता है। तो उसी तरीके से जो इवेंट हैपन नहीं हुआ है उसको भी मैथ की लैंग्वेज में एक इवेंट बोला जाता है। वो इवेंट क्या कहलाता है? तो इम्पॉसिबल इवेंट। यहाँ पर मैं शॉर्टकट में लिख दे रहा हूँ, इम्पॉसिबल इवेंट। ठीक है, ऐसा इवेंट जो हुआ ही नहीं है उसको हम लोग इम्पॉसिबल इवेंट बोलते हैं और उसकी जो प्रोबेबिलिटी होती है वो 0 होती है। बुझा गया? ये क्वेश्चन भी बहुत आसान था ना, समझ में आने लगा? समझ में आएगा तो तुम लोग एग्जाम में इसको याद रखोगे। तीसरा क्वेश्चन, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट सर्टेन टू हैपन इज ब्लैंक, सच एन इवेंट इज कॉल्ड। यानी कि इसका बस उल्टा कर दिया है कि ऐसा प्रोबेबिलिटी बताओ किसी इवेंट का जो होने ही वाला है या फिर हो गया, सर्टेन टू हैपन, हो चुका है। तो उस कंडीशन में जो प्रोबेबिलिटी होगी वो उसकी 1 हो जाएगी। देखो अगर इवेंट नहीं हुआ रहता है तो प्रोबेबिलिटी 0 होती है। अगर इवेंट हो चुका है यानी कि प्रोबेबिलिटी वहां पर 1 हो जाएगी। और जो प्रोबेबिलिटी हो चुका है उसको क्या बोला जाता है? तो उसको बोला जाता है श्योर इवेंट। जैसे यहाँ पर ये इम्पॉसिबल इवेंट है उसी तरीके से यहाँ पर एकदम होना ही है तो ये हो जाएगा हमारा श्योर इवेंट। इज दैट क्लियर? दोनों आपस में एक दूसरे के उल्टा होते हैं। तीसरा है
द सम ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज ब्लैंक। तो इसका भी आंसर 1 होगा। क्यों आंसर होगा? तो ये भी यही चीज़ को बस घुमा करके बोल रहा है कि जब हम लोग किसी भी चीज़ का प्रोबेबिलिटी निकालते हैं और जितने बार वो हुआ रहता है, टोटल जितने भी इवेंट्स हुए रहते हैं, तो उन सभी का जब हम सम करते हैं तो कितना आता है? तो 1 आता है। जैसे मैं एक और एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। जैसे ये वाला मैंने एक एग्जाम्पल समझाया था, एक और समझाता हूँ। मान लो एक हमारे पास कॉइन है, उसको मैं 3 बार फेंक रहा हूँ। कितने बार फेंक रहा हूँ? 3 बार फेंक रहा हूँ, ठीक है। तो जब हेड आया तो मान लेते हैं कि हेड जो है वो हमारा एक ही बार आया, तो 1/3 लिखेंगे उसको। 3 बार फेंके तो उसमें से एक बार हेड आया। जो टेल है वो हमारे पास कितने बार आ गया? तो वो 2 बार आ गया, तो उसको 2/3 लिखेंगे हम लोग। अब दोनों का जब मैं सम करूंगा तो 1/3 प्लस 2/3 भी मैं करूंगा तो भी मेरा ये 3/3 = 1 ही आएगा। यानी कि कितना हूँ हम लोग इवेंट्स कर ले, जो सम होता है वो लास्ट में हमारे पास 1 ही निकल करके आता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये 1 हो जाएगा। अब जो 5वां क्वेश्चन है ये बहुत मजेदार है। ये क्वेश्चन तुम्हारे बुक से ही उठा करके दिया गया है। तुम जब इसका इंट्रोडक्शन पढ़ोगे ना इस चैप्टर का, तो कहाँ पर देखा था मैंने उस चीज़ को, मैं तुमको समझाऊंगा भी, टेंशन ना लो। पहले मैं तुमको दिखा देता हूँ कि वो क्वेश्चन उठाया कहाँ से है। ये वाला जो पोर्शन है ना, यहाँ से उठाया। अब इसका मतलब क्या होता है? यहाँ पर देखोगे तो बहुत खतरनाक दिख रहा है ये, लेकिन इसका मतलब है यहाँ पर डिटेल में लिखा हुआ इस क्वेश्चन में भी। अब क्वेश्चन क्या है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू ब्लैंक एंड लेस देन एंड इक्वल टू ब्लैंक। यानी कि किसी भी चीज़ के होने की जो प्रोबेबिलिटी होती है, या तो वो ज़्यादा होती है या तो उसके बराबर होती है। तो किससे ज़्यादा होती है? तो देखो कोई भी चीज़ का जो प्रोबेबिलिटी है ना, या तो बेटा देखो 0 होगा या तो 1 होगा, उसके बीच में हमारे पास ही रहेगा। समझ में आ रहा है? 0 या 1। तो हमारे पास या तो वो 0 से ज़्यादा होगा या तो 0 के बराबर होगा। यानी कि अगर इम्पॉसिबल इवेंट है हमारे पास तो उस कंडीशन में 0 हो जाता है, और जब श्योर इवेंट है तो उस कंडीशन में 1 हो जाता है। तो यहाँ पर वही बोल रहा है कि या तो ग्रेटर होगा या तो इक्वल होगा। तो ग्रेटर या इक्वल किसके हो सकता है? तो 0 के ग्रेटर या इक्वल हो सकता है। या फिर कम होगा तो किससे कम होगा? 1 से। या फिर कम होगा या तो इक्वल होगा 1 के। समझ में आ रहा है ना? यही वाला चीज़ है। देखो फिर से मैं इसको समझाता हूँ कि जो भी इवेंट होता है या तो वो 0 होता है या तो 1 होता है। तो इसको वही लिखा जा रहा है कि हमारे पास या तो वो 0 से ज़्यादा होगा। 0 से ज़्यादा कितना होता है? 1 होता है। या तो 0 के इक्वल होगा। या दूसरी तरफ इसको इस तरीके से बोला जाता है कि यही प्रोबेबिलिटी या तो 1 से छोटा होगा, यानी कि 0 हो सकता है, या तो 1 होगा। बस यही 2 चीज़ होता है ना। तो या तो 1 से छोटा होगा या फिर 1 के बराबर होगा। तो ये चीज़ है, यही यहाँ पर इसको हम लोगों को समझा करके दिया हुआ था। तो ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। अब तुम लोगों को फिल इन द ब्लैंक्स जो है वो बहुत अच्छे से समझ में आ चुका है। अगर नहीं आया होगा तो जल्दी से कमेंट करके बताना। बाकी मैंने टेलीग्राम का, इंस्टाग्राम सब चीज़ का लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, फटाफट ज्वाइन कर लो, वहाँ पर मैं ज़्यादा एक्टिव रहता हूँ। अब थोड़ा सा हम लोग बतिया लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में, क्योंकि ये भी क्वेश्चन थोड़ा मजेदार है। आप लोगों ने क्लास 9th में ऐसा क्वेश्चन नहीं पढ़ा था, नया टाइप से क्वेश्चन, लेकिन बहुत ईजी है। इसमें बोल रहा है कि आपको यहाँ पे 4 एक्सपेरिमेंट दिए हुए हैं। इन चारों एक्सपेरिमेंट में कौन से ऐसे एक्सपेरिमेंट्स हैं, या कह लो कौन से ऐसे इवेंट्स हैं जो हमारे इक्वली लाइकली आउटकम्स निकाल करके देंगे। अब इक्वली लाइकली आउटकम्स क्या होता है? देखो जब कभी भी हमारे पास केवल 2 ही आंसर होते हैं किसी भी चीज़ के ना, या तो ये या तो ये, इन दोनों में से कोई एक आने वाला हो। जैसे कि हेड जब हम लोग टॉस करेंगे, ऊपर उछालेंगे कॉइन को, तो या तो हेड ही आएगा या तो टेल ही आएगा। तो उसको ही बोला जाता है इक्वली लाइकली आउटकम्स। यानी कि हमारा दोनों का जो आउटकम का चांसेस है वो बराबर बराबर है। वो भी 1/2 है, हेड आने का भी चांस और टेल आने का भी चांस हमारा 1/2 है, दोनों 50-50% चांस है। तो उसको इक्वली लाइकली आउटकम्स कहते हैं। अब हमको इन चीज़ों में समझना है कि यहाँ पर इक्वली लाइकली आउटकम्स हो रहा है या नहीं हो रहा। जैसे पहला क्वेश्चन है कि एक ड्राइवर जो है वो अटेम्प्ट कर रहा है कार को स्टार्ट करने का। तो आप बताओ कि द कार स्टार्ट और डज नॉट स्टार्ट, यानी कि कार या तो स्टार्ट होगा या तो स्टार्ट नहीं होगा। तो इसका ये इक्वली लाइकली आउटकम से या नहीं है? तो पहला नजर में तो लगता है कि नहीं, तो इक्वली हमारे ये वाला ही है, इक्वली लाइकली आउटकम वाला क्वेश्चन है। लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा क्यों नहीं है? कि देखो जब तुम गाड़ी स्टार्ट करते हो तो मान लो कि गाड़ी पुराना हो गया है या उसकी बैटरी डिस्चार्ज हो गई है। 5 बार तुमने अटेम्प्ट किया, पहला बार में स्टार्ट नहीं हुआ, दूसरे बार में स्टार्ट नहीं हुआ, तीसरे बार में स्टार्ट नहीं हुआ, चौथे बार में स्टार्ट नहीं हुआ, 5वीं बार में हो सकता है स्टार्ट हो जाए। ये एक चांस बता रहा हूँ मैं। तो यहाँ पर हमसे ये नहीं बोला गया है कि या तो वो स्टार्ट होगा ही या तो नहीं होगा एक बार में, ऐसा नहीं बोल रहा है। बस इतना ही बोल रहा है कि भैया कार को स्टार्ट करने का कोशिश कर रहा है, तो या तो वो स्टार्ट होगा या तो स्टार्ट नहीं होगा। तो ये इक्वली लाइकली वाला है या नहीं है? तो नहीं, इक्वली लाइकली वाला तब रहता कि जब उन दोनों में से कोई एक एकदम 100% श्योर हो कि या तो ये होगा या तो ये होगा, इस कंडीशन में। तो अगर कार मान लो कि नया नया है तो हमारा 50-50 चांस है कि एक बार में हो भी जाए, नहीं भी हो। अगर बहुत ज़्यादा पुराना है तो यानी वो कंडीशन के ऊपर हो जा रहा है ना, वो कंडीशन के ऊपर जब हो जाता है तो उस कंडीशन में उसको इक्वली लाइकली आउटकम नहीं कहते हैं। बुझा गई ये चीज़? तो ये होता है। दूसरा क्वेश्चन उसी टाइप से है कि एक प्लेयर जो है वो अटेम्प्ट कर रहा है शूट अ बास्केटबॉल को मस्त
फेंकने का कोशिश कर रहा है ना उसके अंदर। तो यहाँ पर हमसे बोला जा रहा कि ही या शी, लड़का हो या लड़की हो, वो या तो शूट करेंगी या तो मिस करेंगी 10 शॉट को। तो ये इक्वली लाइकली है या नहीं? तो ये भी इक्वली लाइकली नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर भी वो जो प्लेयर है उसकी एबिलिटी के ऊपर है ना। अब वो बच्चा, अगर जो भी बंदा खेल रहा है, बंदी खेल रही है, अगर वो बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल प्लेयर होगा तो हो सकता है कि 5 बार ट्राई करो और 5 बार वो अंदर डाल दे उसमें बास्केटबॉल को। और हो सकता है कि अगर वो तो मेरे जैसा बोर्डवर्क प्लेयर हो, मैं जैसे बास्केटबॉल एकदम नहीं जानता हूँ, तो 5 बार में 1 बार ना जाए, तो ये हमारा इक्वली लाइकली वाला ये भी नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो ये वाला भी नहीं है इक्वली लाइकली वाला, ये वाला भी नहीं है। तीसरा क्या है कि ट्रायल इज मेड टू आंसर द ट्रू या फॉल्स क्वेश्चन, द आंसर इज राइट और रॉन्ग। अब ये जो है इक्वली लाइकली है। क्यों इक्वली लाइकली वो समझो। जब हम लोग ट्रू या फॉल्स जब क्वेश्चन करते हैं, मान लो कि यहाँ पर एक क्वेश्चन रहता है, ये वाला क्वेश्चन मान लो कि ट्रू और फॉल्स का रहता है, तो मैं या तो ट्रू लगाता या तो मैं फॉल्स लगाता, तो या तो मेरा आंसर सही होता या तो मेरा आंसर गलत होता। दोनों में से ही कुछ एक चीज़ हो सकता है, या तो राइट होता मेरा आंसर, अगर मान लो वो क्वेश्चन ट्रू वाला होता तो मेरा आंसर राइट हो जाता अगर मैं ट्रू लगाता तो। लेकिन अगर वो क्वेश्चन फॉल्स वाला रहता और वहाँ पे ट्रू लिख देता तो मेरा आंसर रॉन्ग हो जाता। तो दोनों हमारे इक्वल प्रोबेबिलिटी वाले हैं। तो इस टाइप से जो आउटकम्स होते हैं, इस वाले क्वेश्चन में ही हम लोग इस टाइप से आउटकम्स को बोलते हैं इक्वली लाइकली आउटकम्स। तो ये हमारा सही है, ये वाला पार्ट है ये। ठीक है, जो चौथा क्वेश्चन है वो भी उसी टाइप से है कि बेबी इज बॉर्न, इट इज़ अ बॉय और अ गर्ल। तो देखो, जब कभी भी कोई बच्चा पैदा होता है तो वो या तो बॉय होता है या तो गर्ल होता है। बाकी और भी बहुत सारे जेंडर सब इस किए जा रहे हैं, पूरी दुनिया में चल रहा है उसका चर्चा। लेकिन फिलहाल ये जो क्वेश्चन है वो इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में है, और इंडिया में हम लोग बस यही मानते हैं कि या तो लड़का है या तो लड़की है। ठीक है, यहाँ पर थर्ड जेंडर को भी इसने कंसीडर नहीं किया है। तो यस, अगर कोई बच्चा पैदा होगा तो वो या तो बॉय होगा या तो वो एक गर्ल होगी। तो इस टाइप से भी जो क्वेश्चन होते हैं उसको भी हम लोग इक्वली लाइकली आउटकम्स वाले क्वेश्चन कहते हैं। तो इस तरीके से तुम्हारा पहला और दूसरा वाला क्वेश्चन हो गया। अब बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन के पास। तो देखो, जो तीसरा वाला क्वेश्चन है ना, उसमें हमसे पूछ रहा कि व्हाई इज टॉसिंग अ कॉइन कंसीडर टू बी अ फेयर वे ऑफ डिसाइडिंग विच टीम शुड गेट द बॉल एट द बिगिनिंग ऑफ अ फुटबॉल गेम। यानी कि इसमें सिंपल लैंग्वेज में बोल रहा कि जब हम लोग कभी भी किसी भी गेम को, यहाँ पर तो फुटबॉल का एग्जाम्पल दिया है, अगर आप कोई भी गेम ले लो तो उसमें हम लोग टॉस जब करते हैं, कॉइन को जब उछालते हैं, तो कॉइन को उछालना वो एक फेयर तरीका कैसे है, वो फेयर क्यों कहलाता है, तो उसका रीज़न क्या है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया पिछले वाले क्वेश्चन में कि जब कभी भी हमारे पास कोई भी आउटकम्स इक्वली लाइकली आउटकम्स होते हैं, यानी कि 2 आउटकम्स हों, दोनों के आने के बराबर बराबर चांसेस हों, तो वो एकदम ईमानदारी वाला चीज़ होता है। जैसे कि अगर मैं ट्रू और फॉल्स वाले क्वेश्चन की बात कर लूँ, जैसे मैं शुरू में भी कॉइन वाला बात किया था, मैंने आपको समझाया था कॉइन के एग्जाम्पल दे करके। तो कॉइन जब हम लोग उछालते हैं ना, तो वहाँ पर या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, और तो कुछ आ नहीं सकता है, तीसरा तो कोई ऑप्शन रहता नहीं है, और दोनों के आने के एकदम बराबर बराबर चांसेस होते हैं। इस वजह से वो जो कि इक्वली लाइकली आउटकम वाला हमारा यहाँ पर इवेंट है, सो दैट रीजन ये जो है एक फेयर वे कहलाता है। तो बाकी इसको वर्ड में कैसे लिखना है मैं कॉपी में लिख दूंगा, और उसका फिर मैं टेलीग्राम पे नोट्स भी दे दूंगा, तो वहाँ से तुम लोग उतार लेना, बाकी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। तो ये उस टाइप से क्वेश्चन था, है ना। तो ये समझ में आ गया तुम लोगों को। अब इसको लिखना कैसे वो मैं समझाऊंगा, टेंशन ना लो, बस जो मैंने बोला है ना बस उसी को अपनी लैंग्वेज में उतार देना। अगला जो फोर्थ वाला क्वेश्चन, उसमें क्या बोल रहा कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। इनमें से कौन सा किसी भी इवेंट का प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकता। तो ये क्वेश्चन मैं चाहता हूँ तुम लोग बनाओ। अभी हमने फिल इन द ब्लैंक्स बनाया था ना, तो उसमें मैंने क्या बताया था कि कोई भी जो प्रोबेबिलिटी होता है या तो वो हमारा 0 के बराबर या तो 0 से बड़ा होता है, या फिर वो नंबर हमारा 1 के बराबर या तो 1 से छोटा होता है, उसी के बीच में आता है। ये फिल इन द ब्लैंक 5 वाले में मैंने आपको दिखाया भी था, एक जो पीछे मैं बुक में एग्जाम्पल दिया है। तो इसमें जब तुम सारे नंबर्स को देखोगे, 2/3 जो है ये भी जब सॉल्व होगा तो 0 से 1 के बीच में आएगा। 15% जो है वो भी 0 और 1 के बीच में आएगा। 0.7 भी 0 और 1 के बीच में आएगा। 15% को जब कन्वर्ट करोगे तो 15/100 लिख देना, तो 15/100 यानी कि 0.15 होता है। तो 0.15 जो है वो भी 0 और 1 के बीच में ही आ रहा है। लेकिन ये जो निगेटिव वाला नंबर है ना बेटा, ई कभी भी किसी भी चीज़ का प्रोबेबिलिटी हो ही नहीं सकता। या तो अगर इवेंट हुआ है तो वहाँ पर प्रोबेबिलिटी 1 होगा, या फिर उसके बीच का नंबर होगा 0 और 1 के बीच का, या फिर अगर हमारा इवेंट हुआ ही नहीं है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि टॉस करबे ना करें तो उसको इम्पॉसिबल इवेंट बोलते हैं, और उस कंडीशन में हमारा जो प्रोबेबिलिटी होता है वो 0 कहलाता है। निगेटिव बच्चा लोग कभी भी नहीं होता है। तो इस तरीके से इसका जो ऑप्शन नंबर बी है ये सही ऑप्शन होगा, क्योंकि कैन नॉट पूछा था, तो ये सब कैन है, ये कैन नॉट है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर।
पांचवा वाले में बढ़ें तो यहाँ पर बोल रहा है कि अगर किसी भी इवेंट का मान लो पीई नाम का एक इवेंट है, उसकी प्रोबेबिलिटी जो है वो 0.05 है, तो बताइए व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई। अब इसका यही मतलब हो, जो मैंने तुम लोगों को शुरू में एग्जांपल देकर समझाया था ना कि टॉस करते हैं हम, तो मान लो जो हमारा हेड आने का चांस है वो 1/2 है और टेल आने का चांस भी 1/2 है, तो दोनों को सम करते हैं तो इक्वल टू 1 आता है। तो बस उसी तरीके से यहाँ पर है, मान लो कि ये हेड का चांस लिखा हुआ है फॉर एग्जाम्पल के लिए, और ये नॉट ई का मतलब कि ये टेल का चांस लिखा हुआ है, ठीक है, कि ये हेड आने का चांस इतना है, तो बताइए टेल आने का चांस कितना होगा। तो उन्हें बताया था आपको कि टोटल जो होता है हमारा 1 होता है, तो 1 में से इसको माइनस कर दो तो हमारा इसका वैल्यू निकल जाएगा। चलो कॉपी में माइनस करते हैं। तो देखो मैंने यहाँ पे थर्ड वाला जो क्वेश्चन था उसका भी कुछ इस तरीके से आंसर लिख दिया अपने लैंग्वेज में बना करके। तुम लोग भी ऐसे ही चाहो तो लिख लो, और नहीं तो अपने वर्ड में भी लिखना चाहो तो लिख सकते हो एग्जाम में। चौथा का बी आंसर था, जैसे मैंने आपको समझाई दिया। पांचवां वाले में हम लोग क्या जानते हैं कि किसी भी इवेंट में जो ई होता है, अगर उसमें हम लोग नॉट ई को प्लस करें तो दोनों का सम 1 होता है। ये मैंने स्टार्टिंग में ही समझा दिया, इसे दोबारा एक्सप्लेन नहीं कर रहे यहाँ पर। अब हम लोगों को जो पीई की वैल्यू है वो कितनी दे दी है, 0.05 क्वेश्चन में बोला गया है। तो ये जो 0.05 है उसको अगर मैं उधर भेजूंगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी कि अगर मुझे पी नॉट ई का वैल्यू चाहिए तो उस कंडीशन मुझे इसको ट्रांसफर करना पड़ेगा, तो वो क्या होगा 1 माइनस में पी ई हो जाएगा। बुझा गया ना, मुझे इसका वैल्यू चाहिए तो इसको मैंने इधर ट्रांसफर कर दिया। तो सिंपली यहाँ पर से पी नॉट ई जो हमारा निकल करके आएगा वो कितना निकल जाएगा, तो 1 में से माइनस करेंगे 0.05 को। देखो इसको माइनस करने का सिंपल तरीका है, यहाँ पर मैं रफली बता दे रहा हूँ क्योंकि कई बार बच्चे लोग ना गड़बड़ कर देते हैं। इसको तुम लोग लिखोगे 1 पॉइंट में 0.0। कभी भी जब डेसिमल नंबर से माइनस करना रहता है ना, तो दूसरे नंबर में यानी कि डेसिमल वाला जो नंबर है उसमें हमारे पास डेसिमल के बाद जितने डिजिट्स हैं आपको भी मेन नंबर में उसके बाद उतने डिजिट लगाने पड़ेंगे। तो यहाँ पर आपके पास 1 है तो 1 के बाद डेसिमल लगा करके 2 जीरो लगाओ, फिर इसको 0.05 करो। अब इसको माइनस करोगे तो वही बोरो वगैरह करके ये लास्ट में 10 हो जाएगा। 10 में से 5 माइनस होगा तो 5 आएगा, ये 9 बचेगा। 9 में से 0 माइनस होगा तो हमारा 9 ही रहेगा। यहाँ तो बोरो देकर के ये 0 खुद हो गया, तो 0 में 0 माइनस हो 0, ये डेसिमल उतर जाएगा। तो आंसर जो है वो हमारा 0.95 निकल करके आएगा। तो इस तरीके से माइनस करना, गड़बड़ मत कर देना बच्चों वाला माइनस करने में, बता दे रहा हूँ तो उल्टा लटका दूंगा। चलो ये पांचवा क्वेश्चन बना, चलो छठवां बनाते हैं। अब चलो तुम लोग का बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया है। अब हम लोग ऐसे क्वेश्चंस बनाएंगे जो बहुत मजा आने वाला है, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 6। इस टाइप से क्वेश्चन देखो एग्जाम में बहुत आते हैं ना, इसीलिए 25-26 तो क्वेश्चन दिया हुआ है, 25 दिया था शायद ना, कितने टोटल क्वेश्चन, हाँ 25 क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट होने वाला है, बहुत धांसू गेम। यहाँ पर बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 6 में कि एक बैग है जिसमें लेमन है, फ्लेवर्ड कैंडीज ओनली, लेमन फ्लेवर कैंडीज है, लेमन नहीं है। मालिनी टेक्स आउट 1 कैंडी विदाउट लुकिंग इनटू द बैग, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी टेक आउट एन ऑरेंज फ्लेवर कैंडी अ लेमन फ्लेवर कैंडी। अब यहाँ पे खतरनाक क्या है कि भैया बैग में केवल लेमन वाले फ्लेवर के कैंडी हैं। अब मालिनी ने उसमें हाथ डाल के अगर कैंडी निकाला तो ऑरेंज वाला कहाँ से आ जाएगा, क्या जादू से उसका हाथ में चेंज हो जाएगा? तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी वो बेटा 0 कहलाती है। और लेमन फ्लेवर कैंडी जो है उसके जो चांसेस है वो पूरे होंगे, और पूरे चांसेस का मतलब होता है कि आपस में 1, ठीक है। तो चलो मैं तुम लोग इसको कॉपी में कैसे लिखना ये समझाता हूँ। तो देखो एकदम सिंपल तरीके से लिखना, टोटल नंबर ऑफ कैंडीज डाल देना जो कि 100 है। उसके बाद हमसे क्या बोला है पहले वाले पार्ट में कि बताइए प्रोबेबिलिटी ऑफ एन ऑरेंज फ्लेवर ऑफ कैंडी। तो यहाँ पर लिखोगे प्रोबेबिलिटी, ब्रैकेट में लिखोगे जो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हमारे पास ऑरेंज फ्लेवर कैंडी है ना, तो ऑरेंज फ्लेवर को मैं FL लिख दे रहा हूँ शॉर्टकट में, और फिर कैंडी कर दे रहा हूँ, ज़्यादा डिटेल में नहीं लिख रहा। तो इसके आने के कितने चांसेस है भैया? तो देखो जितना भी हमारे पास टोटल होता है उसको कभी भी नीचे लिखना रहता है फ्रैक्शन के, जब भी हम प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं तो, और ये वाला जितना भी रहेगा उसे ऊपर लिखते हैं। तो ऑरेंज वाला तो वहाँ पर है ही नहीं है, तो वहाँ पर ऊपर में 0 लिखेंगे तो इक्वल टू 0 हो जाएगा। यानी कि हमारा ऑरेंज फ्लेवर वाले कैंडी के आने का चांस कितना है? 0 है। और इसको ही हम लोग क्या बोलते हैं? इम्पॉसिबल इवेंट बोलते हैं ना। और जो सेकेंड वाला है जहाँ पर हमसे बोला है कि बताइए प्रोबेबिलिटी ऑफ लेमन फ्लेवर वाला, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ शॉर्टकट में लेमन, और बस खत्म, इतनी ही लिखता हूँ। तो लेमन वाले कितने हैं? तो टोटल तो 100 कैंडी हैं और सभी के सभी कितने हैं? लेमन वाले हैं। तो ऊपर में भी तुमको क्या करना है? 100 ही लिखना है, क्योंकि लेमन वाले 100 हैं और टोटल नंबर भी 100 है। तो ये इक्वल टू 1 आ जाएगा, यानी कि ये हमारा श्योर इवेंट कहलाता है, यानी कि ये होना एकदम ये है, ये 1 ही होगा, यानी यही होगा, कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। इसको श्योर इवेंट बोलते हैं। तो इस तरीके से तुम्हारा छठवां क्वेश्चन खत्म। चलो सातवां वाला देखते हैं। सातवें वाले क्वेश्चन में बोल रहा है कि इट इज गिवन दैट इन द ग्रुप ऑफ 3 स्टूडेंट, 3 स्टूडेंट का ग्रुप है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट्स नॉट हैविंग द सेम बर्थडे इज 0.992। यानी कि इस 3 स्टूडेंट के ग्रुप में 2 लड़कों का सेम बर्थडे नहीं होगा, सेम बर्थडे नहीं होगा, इसकी जो चांसेस है वो है इतना, ठीक है। तो बताइए कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि उन दोनों स्टूडेंट का हैव द सेम बर्थडे, यानी उनका कितना चांसेस है कि सेम बर्थडे होगा। तो देखो यही वाला क्वेश्चन है, बस यहाँ पर पी और पी नॉट ई करके दिया हुआ था, उसी का बर्थडे फर्डे में बदल दिया है। तो चलो कैसे लिखना वो समझा दूँ।
तो देखो यहाँ पर जैसे मैंने पहले ही आपको समझाया है कि किसी भी दो इवेंट में जहाँ पर सेम बर्थडे, नो सेम बर्थडे या फिर जो भी कुछ भी इवेंट रहे, ठीक है, तो उन दोनों का जो सम होता है हमेशा 1 होता है। आप लोग जैसे मैंने स्टार्टिंग में इस चीज़ को समझाया, तो यहाँ पर हम लोगों को क्या करना है, हमसे बोल रहा है कि नॉट सेम बर्थडे जो है उसकी प्रोबेबिलिटी है 0.992 और सेम बर्थडे होने का जो चांस है वो कितना ये पूछ रहा है। तो हमको अगर इसको निकालना है इसको उधर ट्रांसफर कर दो। जैसे पिछले पर हम लोग पी को ट्रांसफर किए थे ना, पी नॉट ई निकालने के लिए, इस बार अपने को पी नॉट वाले को यहाँ पर ट्रांसफर करना है पी को निकालने के लिए, यानी इस सेम वाले को। तो यहाँ पर लिखो शॉर्टकट में पी सेम बर्थडे बी डी लिख दे रहा हूँ इक्वल टू 1 और ये माइनस में हो जाएगा, इधर जाकर के माइनस में हो जाएगा, तो मैं लिख नहीं रहा हूँ, मैं डायरेक्ट इसका वैल्यू लिख दे रहा हूँ जो कि हमको दिया हुआ था, सॉरी 0.992। अब इसको भी माइनस करने के लिए वही काम करना जो मैंने पिछले लोकेशन आपको सिखाया था। इसको आप लोग 1.0003 बार लिखोगे क्योंकि यहाँ पर डेसिमल के बाद 3 डिजिट है, और फिर नीचे में 0.992 लिखोगे इस तरीके से। अब इसको माइनस करो तो 10 में से 2 माइनस होगा 8, 9 से 9 में से होगा 0, 9 में से 9 में से होगा 0, ये तो 0 हो ही चुका है तो 0, यानी कि जो आंसर होगा वो 0.008 होगा, यानी इतना चांसेस है कि उनका क्या हो, सेम बर्थडे हो। बस यही इस क्वेश्चन में करना था और कुछ करना ही नहीं था। ये क्वेश्चन बहुत मज़ेदार है और इंपॉर्टेंट भी है। इसमें बोल रहा एक बैग है जिसमें 3 रेड कलर के बॉल हैं और 5 ब्लैक कलर के बॉल हैं। अब उस बैग में हाथ डाल करके एक बॉल निकाला गया रैंडमली, तो बताइए कि कितने चांसेस हैं कि जो बॉल हमने निकाला है वो रेड होगा। या फिर सेकंड वाले क्वेश्चन में बोल रहा है कि रेड नहीं होगा, रेड नहीं होने का मतलब कि ब्लैक होगा, तो वही बस यहाँ पर ब्लैक भी लिख सकता था लेकिन उल्टा घुमा करके इसको नॉट रेड लिख दिया, तो कोई दिक्कत नहीं। कान को सीधे तरफ से पकड़ो या उल्टे तरफ से पकड़ो, पकड़ाना तो तुम्हारा कान ही है, तो तुरंत बनेगा ये क्वेश्चन। तो देखो सबसे पहले तो ये मुझे बताओ कि यहाँ पर बॉल्स कितने हैं। हमसे क्वेश्चन में साफ साफ तो नहीं बताया कि टोटल नंबर ऑफ बॉल कितने हैं, हमको घुमा करके दिया हुआ है कि 3 रेड बॉल्स हैं और 5 ब्लैक बॉल्स हैं। तो कभी भी आपको ना टोटल पता होना चाहिए कि जब हम हाथ डाल करके निकालने वाले हैं तो टोटल उसमें कितने सामान हैं। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ बॉल्स, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स यानी कि हमारा 3 रेड वाला और प्लस में 5 ब्लैक वाला, तो इक्वल टू हो जाएगा 8, यानी कि हमारे पास 8 बॉल्स हैं। अब पहला वाला हमको बताना है कि जो प्रोबेबिलिटी है रेड वाले आने की, रेड बॉल निकलने का प्रोबेबिलिटी कितना है। तो इसके लिए क्या करना है, नीचे में टोटल वाला नंबर को लिखना है जो कि हमारा 8 है, और ऊपर में किसको लिखना है, तो रेड बॉल कितने थे वो लिखना है। तो रेड बॉल तो 3 थे हमारे पास, तो ऊपर में 3 लिखना है, तो 3/8 ही बस हमारा आंसर हो जाएगा। अभी तो इकट भी नहीं हो रहा क्योंकि। और उसी तरीके से दूसरे वाले में बोला है कि बताइए प्रोबेबिलिटी नॉट रेड होने की कितने हैं, यानी कि जब हम हाथ डाल के बॉल निकालें तो वो रेड कलर का ना निकले, इसके कितने चांसेस हैं। तो भैया फिर से नीचे में 8 ही लिखोगे तुम लोग क्योंकि टोटल नंबर ऑफ बॉल 8 है, टोटल चांसेस जो है हमारे पास 8 हैं। और ऊपर में क्या लिखोगे, तो जितने हमारे पास रेड कलर के बॉल नहीं थे उसको लिखोगे। अब रेड कलर के बॉल कौन से नहीं थे, ये जो 5 थे ना ये हमारे ब्लैक कलर के थे, यानी रेड कलर के नहीं थे, तो ऊपर में बस इस 5 को लिख दो, खत्म क्वेश्चन। तो ये सब एकदम पिद्दी से क्वेश्चन है, तुम लोग इसको बहुत ईजिली बना सकते हो। नवा वाला भी देखो उसी का एकदम डुप्लीकेट भाई है, ये छोटा भाई ये बड़ा भाई। इसमें क्या बोल रहे हैं हम लोग से कि बॉक्स है जिसमें 5 रेड मार्बल्स हैं। मार्बल जानते हो ना, बाटी खेले हो बचपन में, कंचे, बस वही मैं बहुत खेला हूँ इसको, मेरा उंगली दर्द नहीं लगता था, तो बहुत मज़ा आता था, मैं बहुत खतरनाक खिलाड़ी था इसमें। तो 5 हमारे पास रेड मार्बल्स थे उस बॉक्स के अंदर, 8 वाइट मार्बल हैं और 4 ग्रीन कलर के मार्बल हैं। तो 1 मार्बल इज टेकन आउट ऑफ द बॉक्स एट रैंडम, एक मार्बल निकाला गया अपने मर्जी से, आंख में पट्टी मार के किसी को भी निकाल लिए। तो बताइए कितना प्रोबेबिलिटी है कि जो मार्बल हमारा निकला है वो या तो रेड होगा या तो वाइट होगा या तो नॉट ग्रीन होगा। ये जो लास्ट है ना नॉट ग्रीन, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, बाकी ये तो एकदम पिद्दी से। चलो समझाता हूँ कैसे बनेगा। तो देखो इस तरीके से मैंने लिख लिया है ताकि आपको एकदम कंफ्यूजन ना हो। रेड, व्हाइट और ग्रीन तीनों कलर के कितने कितने वो भी मैंने यहाँ पे डाल दिया। टोटल नंबर ऑफ मार्बल निकालने के लिए सबको प्लस करेंगे, इक्वल टू 17 आ जाएगा। अब पहला जो क्वेश्चन है कि बताइए रेड मार्बल कितने हैं, रेड वाला, यानी कि आप इसको लिखिएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड मार्बल। मैं शॉर्टकट में बस रेड लिख करके छोड़ दे रहा हूँ। नीचे में किसको लिखना है, जो टोटल नंबर है उसको लिखना है। ऊपर में रेड वाले कितने उसको लिखना है, तो रेड वाले 5 थे तो ऊपर में 5 लिख दो, खत्म क्वेश्चन। सेकंड वाले में बोल रहा है बताइए प्रोबेबिलिटी किसका, तो वाइट वाले का, तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट मार्बल कर देते हैं। नीचे में वही 17 लिखाएगा, वाइट वाले कितने 8 हैं तो ऊपर में बस 8 लिख दो, खत्म क्वेश्चन। क्योंकि कट नहीं हो रहा, अगर कट होता है तो कट भी करते हैं, नहीं होता है तो छोड़ देते हैं। तीसरे वाले में बस थोड़ा इंटरेस्टिंग है कि बताइए प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ग्रीन। यहाँ पर ये नहीं पूछ रहा है कि ग्रीन वाले का चांस कितना है, ये पूछ रहा है कि ग्रीन वाले का नहीं आने का कितना चांस है। तो भैया जी नीचे में तुम लोगों को 17 ही डालना है, ऊपर में क्या लिखना है कि जो ग्रीन वाले नहीं हैं वो कितने हैं। तो ग्रीन वाले नहीं हैं यानी कि ये रेड वाला 5 और वाइट वाला 8 जो है यही तो ग्रीन नहीं है ना, बाकी ये 4 जो है वो तो ग्रीन है। तो इन दोनों को बस तुमको मिला के लिखना है क्योंकि ये दोनों नॉट ग्रीन में आते हैं। तो यहाँ पर तुम लोग 5 + 8 करके लिखोगे, और 5 और 8 कितना होता है 13 होता है। तो 13/17 जो है ये नॉट ग्रीन की प्रोबेबिलिटी है। तो ये थोड़ा सा बस एक नया पार्ट था, बाकी तो ये सब तुम लोग समझ ही रहे हो क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं। अगला क्वेश्चन बनाया जाए।
अब नंबर्स को थोड़ा सा बड़ा कर दिया जा रहा है, अभी तक छोटे नंबर आ रहे थे, कोनो दिक्कत नहीं है, बड़े नंबर भी तुम लोग बहुत ईजिली बना सकते हो। जैसे कि ये 10th वाला जो क्वेश्चन है, इसमें बोला जा रहा है कि एक पिग्गी बैंक है। पिग्गी बैंक क्यों बोलते हैं यार, कोई मुझे कमेंट करके बताएगा क्या? काऊ बैंक क्यों नहीं हो सकता है, या फिर हैन वाला बैंक क्यों नहीं हो सकता है, पिग्गी बैंक ही क्यों रहता है? इसका मुझे आंसर चाहिए। जो बच्चा कमेंट करके बताएगा उसे मैं जरूर पिन करूँगा, जो सबसे इंटरेस्टिंग आंसर देगा इसका। तो एक पिग्गी बैंक है जिसके अंदर कंटेन है 150 पैसे के कॉइन, है ना। 50 पैसा बेचे, तुम लोग तो नहीं देखे होगे, तुम लोग तो बड़े हो गए हो, तुम लोग यानी कि नए जनरेशन के लिखा हो। हमारे ज़माने में, वैसे मैं भी नहीं जानता था 50 पैसा मेरे ज़माने में भी नहीं चलता था, लेकिन मेरे ज़माने से थोड़े से पहले जो है ना, बचपन में मेरे दीदी लोग के ज़माने में 50 पैसा चलता था। 50 पैसा यानी कि 1 रुपये का आधा, ठीक है। जैसे अभी 1 रुपये में 2 कैंडी मिलता है ना, तो उस टाइम तुम 50 पैसे लेकर के जाते तो 1 कैंडी मिलता है, ऐसा वाला। तो उस पिग्गी बैंक के अंदर 50 पैसा का 100 कॉइन है, 1 रुपया वाला कितना है तो 50 कॉइन है, फिर 2 रुपया वाला 20 कॉइन्स है, और 5 रुपया वाला 10 कॉइन है। तो अब हमसे बोल रहा है कि इफ़ इट इज़ इक्वली लाइकली दैट वन ऑफ द कॉइन विल फॉल आउट व्हेन द बैंक इज टर्न अपसाइड डाउन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कॉइन विल बी अ 50 पैसा कॉइन एंड विल नॉट बी अ ₹5 कॉइन। यानी 2 क्वेश्चन है कि अगर हम लोग उसको उल्टा करें उस पिग्गी बैंक को, तो उसमें से एक कॉइन तो निकलेगा ही, इक्वली लाइकली है कि एक नए कॉइन से निकलेगा हमारा। अब कौन सा निकलेगा वो हमको नहीं पता है, तो हमसे वही पूछ रहा है कि 50 पैसे का कॉइन निकलेगा, उसके कितने चांसेस हैं, और हमारे पास 5 रुपये का कॉइन नहीं निकलेगा, इसके कितने चांसेस हैं। चलो इसको भी कॉपी में सॉल्व किया जाए। तो देखो मैंने लिख लिया है 50 पैसे का 100 सिक्का है, 1 रुपये का 50, 2 रुपये का 20 और 5 रुपये का 10 सिक्के हैं। टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स कितना है? टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स, तो टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स के लिए हम सबको ऐड कर देंगे। 50 प्लस ये हो जाएगा 150, फिर ये 80 है टोटल ना, तो 180 हो जाएगा, ठीक है। अब जो पहला क्वेश्चन है जिसमें हमसे पूछ रहा था कि विल बी अ 50 पैसा कॉइन, यानी कि जब हम लोग प्रोबेबिलिटी निकालेंगे 50 पैसा का तो कितना होगा, तो नीचे में टोटल नंबर जो कि है 180 वो लिख लो, और ऊपर में 50 पैसा वाला कितना है तो 100 है तो वो उतार लो। कट हो रहा है तो कट भी करना, 0 से 0 कट कर दो, 10 बाई में 18 आएगा, लेकिन अभी ये और कट हो रहा है 2 के टेबल से, तो 2 से उड़ा दो, 2 5 जा 10 और 2 के टेबल में 9 10 पे 18, तो 5/9 जो है इतने चांसेस हैं कि हमारे पास जो है ना सिक्का जब निकलेगा तो वो एक 50 पैसे का सिक्का होगा। अब दूसरे वाले में हमसे क्या बोल रहे हैं कि वो बताइए कि 5 रुपये का सिक्का नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन में क्या लिखा है? विल नॉट बी अ ₹5 कॉइन, तो यहाँ पर तुम लिखोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ₹5, यानी कि 5 रुपये का सिक्का नहीं होने का चांस कितना है, तो नीचे में तो देखो 180 ही होगा, और ऊपर में कौन सा होगा, तो ये जितने भी नंबर हमारे 5 रुपये वाले जो नहीं हैं उसको आपको ऐड करके लिख देना है। तो 100 प्लस 50 प्लस 20 170 हो जाएगा। एक बच्चा हो तो मैं लिख भी देता हूँ ताकि बच्चे लोग कन्फ्यूज ना हो, अगर मैं डायरेक्ट 170 लिख दूंगा तो कई बच्चे कन्फ्यूज जाएंगे, तो इस तरीके से मैं लिख दे रहा हूँ। यानी ये जो है ये 5 रुपये वाले नहीं है, तो यही अपने को निकालना है कि 5 वाले नहीं आने के चांस कितना है। तो सबको ऐड करेंगे तो 170 आएगा, डिवाइड बाई में 180 है, 0 से 0 को उड़ा दो, अब तो कट होगा नहीं, तो 17 डिवाइड बाई 18 जो है ये हमारा हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ₹5 कॉइन। तो 10वां क्वेश्चन भी ऐसे बन जाएगा एकदम आसानी से। चलो 11वां वाला बनाया जाए। 11th वाले में बोला जा रहा है कि गोपी गया बाय करने के लिए फिश फ्रॉम अ शॉप फॉर इस एक्वेरियम, ठीक है ना, खाने के लिए नहीं गया लेने, उसने अपने एक्वेरियम के लिए फिश लेने गया है, गोपी नाम का लड़का। तो द शॉपकीपर टेक्स आउट 1 फिश एट रैंडम फ्रॉम अ टैंक कंटेनिंग 5 मेल फिश एंड 8 फीमेल फिश, यानी कि जो शॉपकीपर है वो अपना डालती है, ये देखो अपना क्या बोल रहे हैं इसको, नेट डालती है उसके अंदर एक जो टैंक है, और उसमें टोटल जो मेल फिशेस हैं वो 5 हैं और जो फीमेल फिशेस हैं वो वहाँ पर 8 हैं, यानी 8 और 5 मिलाकर के टोटल 13 मछलियाँ हैं, वहाँ पर 13 मछलियाँ हैं। तो हमसे बोल रहा है कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द फिश टेकन आउट इज़ अ मेल फिश, तो बताइए कितने चांसेस हैं कि मेल फिश हो। तो भैया मेल कितना है 5 है, फीमेल हमारे पास 13 है, तो 5 डिवाइड बाई 13 हो जाएगा, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, खेल खत्म इस क्वेश्चन का। तो इसको बस तुम लोग को फटाक से मैं लिख के समझा देता हूँ। तो बस हम 2 लाइन में इसको एकदम इस तरीके से लिखो, तुम्हारा खेल खत्म हो जाएगा। टोटल नंबर ऑफ फिश इतना है 13 है, मेल फिश जो है 5 है, तो 5 डिवाइड बाई 13 हमारा प्रोबेबिलिटी हो जाएगा। ये मज़ेदार नहीं था, लेकिन अगला वाला जो है बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है 12th वाला। इसमें हमसे बोल रहा कि अ गेम ऑफ चांस consist of spinning an arrow which comes to the rest pointing at one of the numbers 1 2 3 4 5 6 7, जैसे तुम फिगर में देख रहे हो कि यहाँ पर इसको स्पिन किया जाता है, घुमाया जाता है, गेम ऑफ चांस जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो एरो किसी न किसी के पास रुकेगा, या तो 1 में रुकेगा, तो 8 में रुकेगा, या तो 2 में रुकेगा, कहीं पर रुकेगा, ठीक है। तो हमसे क्या बोल रहा कि एंड दीज आर इक्वली लाइकली आउटकम, ये जो है इक्वली लाइकली आउटकम्स वाले क्वेश्चन है, यानी कि कहीं ना कहीं पे जरूर रुकेगा, ये हमसे बोला जा रहा है। तो व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल पॉइंट एट 8, तो बताइए 8 में आने के कितने चांसेस हैं कि ये जो है 8 में रुकेगा, इसका कितना प्रोबेबिलिटी है।
उसके बाद जो है क्वेश्चन वो मज़ेदार है कि ऑड नंबर आने के कितने चांसेस हैं, ए नंबर ग्रेटर देन 2 आने के कितने चांसेस हैं, ए नंबर लेस देन 9 आने के कितने चांसेस हैं। तो चलो अब इसको हम लोग बनाते हैं और ये थोड़ा सा मज़ेदार क्वेश्चन लगा मुझे। तो देखो हमारे पास ये 8 नंबर दिए हुए हैं, यानी कि टोटल हमारे पास कितने नंबर हैं, 8 नंबर हैं। अब जो पहला क्वेश्चन है उसमें हमसे बोल रहा है कि बताइए कि जो एरो है वो 8 में रुक जाए, इसके कितने चांसेस हैं। तो भैया जो 8 वाला नंबर है वो कितने बार आ रहा है, तो अब तुम लोग जब नंबर को देखोगे या फिर जब तुम वहाँ पर इस स्पिनिंग वाले में देखोगे तो 8 जो है वो केवल एक ही बार आ रहा है। 8 कितने बार आ रहा है इस वाले टेबल में, तो एक ही बार है केवल, यानी कि टोटल जो चांसेस हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ 8 के लिए तुम लिखोगे टोटल जो चांसेस है वो तो 8 हैं, टोटल नंबर्स हमारे पास 8 हैं, लेकिन जो 8 है ना वो एक बार ही केवल आया है, तो इसीलिए ऊपर में क्या लिखोगे 1 लिखोगे। अब इसमें बच्चे लोग कई बार इसी में गड़बड़ करते हैं, ये एकदम हड़बड़ी में रहते हैं, ऊपर में भी 8 लिख देते हैं, नीचे भी 8 लिख देते हैं, 1 आप जो कट हो जाता है 8 डिवाइड बाई 8 इक्वल टू 1 आ जाता है, तो वो गलत आंसर है। तुमको ये देखना है कि 8 हमारे पास कितने बार आ रहा है। जैसे इसको तुम ऐसे भी समझ सकते हो कि तुम्हारे पास एक 8 पीस कागज है ना, 8 में नंबर लिखा हुआ है, एक कागज में 1 लिखा हुआ है, दूसरे वाले में 2 लिखा है, तीसरे में 3 लिखा है, और उन 8 कागज को मोड़ करके एक थैले में डाल दिया जाए और उसमें से तुम निकाल रहे हो। अब 8 कागज हैं, तो 8 कागज को जब तुम निकालोगे तो नीचे में तो तुम 8 लिखोगे जब प्रोबेबिलिटी निकालना है। अब उस 8 कागज में जो 8 नंबर लिखा हुआ है उसके आने के कितने चांसेस है, इसके लिए तुमको केवल एक ही बार पता चल रहा है ना कि केवल जो 8 लिखा हुआ केवल एक ही कागज में लिखा हुआ है, तो इसीलिए ऊपर में क्या करना रहता है 1 लिखना रहता है। समझिए यहाँ पर 8 लिखा हुआ ना, इसी बच्चे कंफ्यूज होते हैं। अदरवाइज इसके दूसरा नंबर रहता मान लो ये लिखा रहता कि बताइए 3 आने का कितना चांसेस है, तो बच्चे लोग समझ जाते हैं कि भैया 3 जो एक ही बार आ रहा है इसलिए नीचे में टोटल नंबर लिखेंगे, और 3 एक बार आ रहा है इसलिए ऊपर में 1 लिख देंगे। तो ऐसे समझना इसको, ओके। तो ये इस तरीके से बनता है। सेकेंड वाला जो क्वेश्चन है उसमें बोल रहा है एक ऑड नंबर, तो ऑड नंबर्स कितने हमारे पास, पहले तो वो देखो कौन कौन से ऑड नंबर है हमारे पास। तो 1 एक ऑड नंबर है, 3 भी ऑड नंबर है, 5 भी ऑड नंबर है, 7 भी ऑड नंबर है। तो ऑड नंबर जो हमारे पास है वो 4 है, तो यहाँ पर तुम लिखो इसको कि टोटल ऑड नंबर्स इक्वल टू 4। टोटल कितने ऑड नंबर्स हैं 4 हैं, इसलिए जो हम लोग को प्रोबेबिलिटी है कि हम जब सॉल्व उसको रोकें वहाँ पर स्पिनिंग को तो एक ऑड नंबर लिख ले, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो टोटल 8 है, तो नीचे टोटल नंबर हमारे पास 8 ही है ना, हमारे पास टोटल 8 ही नंबर है, तो नीचे में तुम लोग 8 को लिखोगे, टोटल ऑड नंबर को नहीं लिखोगे क्योंकि वहाँ पर 8 नंबर्स हैं जिसमें कहीं पर भी रुक सकता है। अब ऑड वाले आने के कितने चांसेस हैं, तो ऑड वाले हमारे पास 4 नंबर हैं, इसीलिए ऊपर में तुम 4 लिखोगे। इस तरीके से बनता है ये क्वेश्चन। तो जब 4 में से 8 को कट करोगे तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो 1/2 जो है यानी आधा चांस है, 50% चांस है कि हमारा एक ऑड नंबर निकल करके आ जाए। ओके, तीसरे वाले में क्या बोल रहा है कि नंबर ग्रेटर देन 2। तो अब देखते हैं नंबर्स ग्रेटर देन 2 कितने हैं, नंबर ग्रेटर देन 2। तो 2 से बड़े नंबर कौन कौन से हैं, ये 3 4 5 6 7 8 ये सब है ना, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, ये हमारे पास नंबर्स हैं जो 2 से बड़े हैं। तो यहाँ पर टोटल ऐसे कितने नंबर हैं, टोटल ऐसे नंबर जो 2 से बड़े हों वो कितने हैं, तो 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 नंबर्स हैं जो 2 से बड़े हैं। यानी कि जो प्रोबेबिलिटी होगा यहाँ पर फिर अंदर में क्या लिखोगे ग्रेटर देन 2, जो हमारा क्वेश्चन लिखा रहता है ना बस उसी को उतारना रहता है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रेटर देन 2 आने के चांसेस कितने हैं भैया, तो टोटल 8 नंबर्स हैं और 2 से ज़्यादा वाले वहाँ पर 6 नंबर है, तो ऊपर में 6 कर दो। अब दोनों 2 से कट हो रहा है, 2 3 जा और नीचे 2 4 जा, तो 3 डिवाइड बाई 4 जो होगा ये चांस होगा, प्रोबेबिलिटी होगा 2 से ज़्यादा नंबर आने का, यानी 2 से जो ग्रेटर है 3 4 5 6 कोई भी आ सकता है। अब आगे बढ़ते हैं लास्ट वाले क्वेश्चन के पास, अ नंबर लेस देन 9, यानी कि 9 से कम आने के चांसेस कितने हैं, है ना, नंबर लेस देन 9 से कम नंबर कौन से हैं हमारे पास जो वहाँ पर दिए हुए हैं। देखो 9 से कम तो बहुत सारे नंबर होंगे, 0 भी होगा, 0.1 भी होगा, कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो हमको दिए हुए हैं वो कौन कौन से हैं, तो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 भी है और 8 भी है। ये सारे नंबर जो है वो 9 से कम हमको दिए हुए हैं, यानी कि टोटल हमारे पास कितने नंबर ऐसे हैं जो 9 से कम है, तो टोटल 8 नंबर्स हैं जो 9 से कम है। यानी कि जो प्रोबेबिलिटी होगा कि लेस देन 9 वाला ये कितना होगा, तो नीचे में लिखोगे टोटल नंबर जो कि 8 है हमारे पास, और यहाँ पर 9 से कम वाले भी 8 ही हैं तो ऊपर में भी 8 लिखोगे, तो यहाँ से तुम्हारा 8 से 1 होकर के 1 आ जाएगा और इस तरीके से तुम्हारा ये कंप्लीट आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट बच्चा लोग, और इसी टाइप से क्वेश्चन आता है एकदम पिद्दू सा क्वेश्चन एग्जाम में कई बार नहीं पूछा जाता है, तो इस टाइप से क्वेश्चन को तुम लोग को बनाने आना चाहिए। आई होप तुमको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। कोई भी डाउट हो इंस्टा टेली का लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, जाकर के डिस्कस करना। हम लोग बढ़ते हैं फिलहाल आगे क्वेश्चन में।
नेक्स्ट वाला क्वेश्चन भी देखो इसी टाइप से है, बस इसमें आपको डायरेक्ट नंबर दिए हुए थे, इसमें नंबर नहीं दिया हुआ है। हमसे बोल रहा कि एक डाई को फेंका जाता है एक बार, तो बताइए प्रोबेबिलिटी कितने होंगे एक प्राइम नंबर आने का, नंबर लिंक बिटवीन 2 और 6 आने का, या फिर एक ऑड नंबर आने का। तो भैया डाई क्या होता है, वही जो पासा लूडो जो खेलते हैं, कभी खेले होगे तो पता होगा, नहीं खेलोगे तो मैं जल्दी बता देता हूँ। हम लोग एक ज़माना में लूडो खेलते थे जिसमें स्नैक और लैडर बोला जाता है, जिसको तुम लोग खेलते हो कि नहीं पता मुझे, जो खेलता होगा या खेला है पहले कभी ना कभी वो कमेंट करके जरूर बताना ना, क्योंकि हम लोग को बहुत मज़ेदार गेम लगता था पहले, जब मोबाइल नहीं हो रहा था ना उस समय में ये बहुत पॉपुलर गेम था। तो उस पासे में ना 6 फेसेस होते थे, किसी भी क्यूब में 6 फेस होते हैं, तो उस क्यूब में 6 फेसेस होते थे, जिसमें एक में 1 लिखा रहता था, एक में 2, एक में 3, एक में 4, एक 5, एक में 6 लिखा तो नहीं रहता था, डॉट डॉट बने रहते थे, तो टोटल 6 उसमें रहते थे नंबर्स, ठीक है। तो अब अपने को उन्हीं 6 में से फाइंड करना है कि प्राइम आने के चांस कितना है, 2 या 6 के बीच में आने का चांस कितना है, या फिर ऑड आने का चांस कितना है। तो देखो सबसे पहले इस तरीके से लिख लो कि एक डाइस में जो आउटकम्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 ये आउटकम्स होते हैं, टोटल कितने हो गए, टोटल 6 हो गए। अब जो प्राइम नंबर्स हैं वो कौन कौन से हैं पहले ये पता करो, ताकि तुमको उसका प्रोबेबिलिटी पता चल जाए। तो प्राइम नंबर किसको बोला जाता है, ऐसे नंबर जो या तो खुद से डिवाइड होते हैं या तो 1 से डिवाइड होते हैं, उसके अलावा किसी से भी डिवाइड नहीं होते। जैसे कि हम लोग अगर 1 को देखें तो ये एक प्राइम नंबर है, सॉरी 1 ना ही प्राइम है नहीं कंपोजिट है, इसको तो खेल कर लेना ही नहीं है। 2 और उसके आगे के नंबर को देखा जाता है, तो 2 जो है हमारा वो क्या है, एक कंपोजिट नंबर है। सॉरी अरे यार मैं क्या बक रहा हूँ, 2 एक प्राइम नंबर है, क्योंकि 2 जो है वो केवल या तो 2 से डिवाइड होता है या तो 1 से डिवाइड होता है, किसी और तीसरे नंबर से तो होता नहीं है, तो 2 हमारा एक प्राइम नंबर होगा। उसी तरीके से 3 को भी देखें तो वो भी एक प्राइम होगा, क्योंकि वो या तो 3 से डिवाइड होता है या तो 1 से डिवाइड होता है, तो 3 भी एक प्राइम नंबर होगा। 4 जो है वो एक कंपोजिट नंबर है, क्यों, क्योंकि 4 से डिवाइड होता है, 1 से डिवाइड होता है, यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन 4 जो वो 2 से भी डिवाइड हो जा रहा है, तो जब कभी भी कोई नंबर खुद से और 1 से डिवाइड होने के अलावा किसी तीसरे नंबर से भी डिवाइड हो जाए तो उसको कंपोजिट बोलते हैं, इसलिए 4 एक कंपोजिट होगा। लेकिन 5 फिर से हमारा एक प्राइम नंबर होगा, क्योंकि ये किसी भी तीसरे नंबर से डिवाइड नहीं होता। 6 जो है वो भी एक कंपोजिट नंबर है, क्योंकि वो हमारा 1 से भी होता है, 2 से भी होता है, 3 से भी होता है, और खुद 6 से तो होता ही है डिवाइड। तो ये 3 हमारे प्राइम नंबर्स है, 1 नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, क्लास 6 में पढ़ाया था ये चीज़, मुझे आज तक याद है। तो इस तरीके से तुम लोगों को लिख लेना है प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर कितने हो गए, टोटल प्राइम नंबर हमारे पास 3 हो गए, तो टोटल प्राइम नंबर इक्वल टू 3 लिख लो। अब लिखो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर, यानी कि प्राइम नंबर के आने के कितने चांसेस हैं। तो नीचे में टोटल हमारे पास 6 आउटकम है, और जिसमें से 3 हमारे प्राइम है, तो 3 डिवाइड बाई 6 यानी कि 1 डिवाइड बाई 2 जो होगा वो हमारा चांस होगा एक प्राइम नंबर के आने का। उसी तरीके से सेकेंड वाले को जब बनाओगे तो उसमें हमसे क्या पूछ रहा है, नंबर लिंक बिटवीन 2 और 6। तो यहाँ पर लिखता हूँ मैं, नंबर लिंक बिटवीन किसके किसके बीच में रहना चाहिए, तो 2 और 6, 2 से 6 के बीच में कौन कौन से नंबर हमारे निकल करके आ रहे हैं। तो देखो 2 से 6 के बीच में 3 आता है, 4 आता है और 5 आता है, कोई तीसरा नंबर तो आता नहीं है इनके बीच में। 2 से 6 के बीच पूछा है ना, हमको इंक्लूड नहीं करना है, यानी कि तुमको 2 और 6 को इंक्लूड करना है, ऐसा नहीं है, क्योंकि हमसे 2 और 6 के बीच के केवल नंबर पूछे हैं। तो 3 4 और 5 जो होगा वही हमारे इनके बीच में आएगा। तो टोटल कितने फिर से हो गए, तो टोटल फिर से हमारे पास 3 नंबर हो गए, 1 2 3। तो बस यहाँ पर फिर से वही चीज़ लिख दो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ, यही वाला चीज़ उतार देना, बिटवीन, मैं शॉर्टकट में लिख दे रहा हूँ, बिटवीन 2 और 6, 2 और 6 के बीच के आने के चांसेस कितने हैं, तो 3 डिवाइड बाई 6 हो जाएगा, जो कि हमारा 1 बाई में 2 हो जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, जो कि यहाँ पर हुआ था। तो सेम वैसी बनेगा। तीसरा वाला में क्या बोल रहा है बबुआ, तो तीसरा वाला में बोल रहा है एक ऑड नंबर। तो अब यहाँ पे देखते हैं कि ऑड नंबर्स हमारे पास कौन कौन से हैं। तो हमारा 1 तो ऑड नंबर होता ही है, 3 भी ऑड नंबर होता है, 5 भी ऑड नंबर होता है, तो फिर से वही 1 3 और 5 यानी कि टोटल फिर से 3 नंबर हो गए। तो टोटल हमारे पास ऑड नंबर कितने हैं, तो 3 हमारे पास ऑड नंबर हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए ऑड नंबर, एन ऑड नंबर इक्वल टू 3 डिवाइड बाई 6 यानी कि 1 बाई में 2, ये भी होगा, यानी तीनों के आंसर 1/2 1/2 एंड 1/2 हो जाएंगे। तो तुमको ये भी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलो आगे बढ़ा जाए। तो देखो जो हमारे पास 14th वाला क्वेश्चन है ना, ये कार्ड से रिलेटेड है। कार्ड से इसको बोलते हैं, कार्ड वाला गेम जानते हो ना, ताश वाला जो गेम होता है, ताश के पत्ते बोलते हैं। तो एज अ मुस्लिम मैंने तो ये गेम कभी नहीं खेला है, लेकिन पढ़ना पड़ता है, भले आप खेलो या ना खेलो, लेकिन आपको उसके बारे में जानना जरूरी है। क्यों जरूरी है, क्योंकि आपका क्वेश्चन आता है एग्जाम में। तो जो बच्चे बोलते हैं ना कि सर मैं कार्ड तो नहीं खेलता तो मैं कैसे बनाऊंगा, तो बेटा कान के नीचे लगाऊंगा, कार्ड खेलो या मत खेलो, तुमको उसके बारे में जानना जरूरी है। जैसे एरोप्लेन उड़ाते नहीं हो लेकिन एरोप्लेन के बारे में जानते तो हो ना थोड़ा थोड़ा, तो उसी तरीके से यहाँ पर हमसे बोल रहा है कि कार्ड है, कार्ड का वेल सफल डेक है। डेक का मतलब वही कार्ड का जो गड्डी होता है, जिसमें टोटल 52 कार्ड्स होते हैं। तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, आपको ये बताना है कि एक किंग जो है रेड कलर का, इसके आने के कितने चांसेस हैं,
फेस कार्ड के आने कितने चांसेस है, एक रेड फेस कार्ड के आने कितने चांसेस है, द जैक ऑफ हार्ट जो है उसके आने कितने चांसेस है, स्पेड के आने कितने चांसेस है, एंड क्वीन ऑफ डायमंड्स आने कितने चांसेस है। तो मैं सबका नंबर बता दूंगा, फिर तुमको 52 से केवल उसको डिवाइड देना रहेगा और तुम्हारा आंसर आ जाएगा। बाकी तुम लोग एक बार अलग से एक वीडियो देख लेना जिसमें कार्ड्स के बारे में थोड़ा बेसिक दिया हुआ हो, ताकि तुम लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आ जाए कि किसी भी ताश की गड्डी में कितनी चीज़ें कौन कौन सी होती हैं। ठीक है, तो चलो इसे अब सॉल्व करते हैं। तो देखो हमारे पास टोटल 52 कार्ड्स हैं और पहले वाले क्वेश्चन में बोल रहा है कि बताइए किंग आने के कितने चांसेस हैं जो कि रेड कलर का हो। तो देखो 52 कार्ड्स में ना 4 किंग्स होते हैं टोटल, जिसमें से 2 हमारे ब्लैक कलर के होते हैं और 2 हमारे रेड कलर के होते हैं। अब उसमें भी और डिटेल होता है, ज़्यादा मैं खुद ही नहीं जानता हूँ, फिर बस इतना बेसिक पता है कि 4 तुम्हारे किंग होंगे, 2 रेड कलर के, 2 ब्लैक कलर के। तो हमको रेड कलर वाले जानना है, तो आप लोग इक्वल टू 2 लिखो। अब यहाँ पर आपका जो प्रोबेबिलिटी होगा, तो मैं शॉर्टकट बस पी लिख दे रहा हूँ, तो ब्रैकेट में पी किंग ऑफ रेड कलर इस टाइप से लिख लेना, बस पी लिख करके सॉल्व कर दे रहा हूँ। तो टोटल हमारे पास 52 कार्ड्स हैं और ऊपर में हमारे पास रेड कलर वाले 2 किंग होते हैं, तो दोनों कट हो जाएगा, 2 1 जा 2 और 2 का टेबल में 26 टाइम पे 52, यानी 1/26 चांसेस हैं कि रेड कलर का किंग निकल करके आया है। तो सेकेंड वाले में बोला जा रहा है कि बताइए फेस कार्ड के आने के कितने कितने चांसेस हैं। तो देखो फेस कार्ड क्या होता है, किसी भी जो हमारा क्या बोलते हैं ताश की गड्डी होती है उसमें जो किंग होता है वो एक फेस कार्ड कहलाता है, जो क्वीन होती है वो भी फेस कार्ड है, और जो जैक होता है ना वो भी एक फेस कार्ड होता है। तो किंग, क्वीन और जो जैक हैं वो हमारे फेस कार्ड होते हैं, और वो जो कार्ड्स होते हैं वो सभी 4 होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया ना किंग के टोटल 4 कार्ड होंगे, 2 रेड 2 ब्लैक, उसी तरीके से क्वीन के भी होते हैं और जैक के भी होते हैं। तो जो फेस कार्ड होते हैं वो टोटल हमारे 4 किंग के, 4 क्वीन के, है ना। यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ ताकि तुम लोग को बाद में याद रहे, 4 किंग का प्लस 4 तुम्हारा क्वीन का हो जाएगा और तुम्हारा प्लस 4 में जैक का हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से टोटल तुम्हारे पास फेस कार्ड कितने होगा, 4 + 4 + 4 12 फेस कार्ड हो गए। तो बस जो प्रोबेबिलिटी होगा फेस कार्ड के आने का वो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर तुम्हारे पास टोटल 12 फेस कार्ड है, डिवाइड बाई में तुम्हारा 52 हो जाएगा। कैंसिल हो रहा है, कैंसिल कर लो 4 के टेबल से, देखो 4 3 जा 12 हो रहा है, यहाँ पर 4 1 जा 4, 1 आगे गया तो 4 3 जा 12 बना देगा। अब तो कट हो नहीं रहा, सो 3/13 जो है ना वही है फेस कार्ड आने के चांसेस, यानी कि 13 में से 3 बार जो है वो फेस कार्ड आ सकते हैं। तो ये सेकेंड पार्ट हो गया कंप्लीट। जो तीसरा वाला है अब तुमसे इजीली बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पर बोल रहे हैं रेड कलर का जो फेस कार्ड है वो हमारे आने के कितने चांसेस हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया फेस कार्ड कौन कौन से होते हैं बता दिया मैंने। अब इसमें मैंने तुमको समझा दिया कि रेड कलर, इसमें 2 किंग होगा, 2 क्वीन भी रेड कलर के होंगे और 2 जैक भी जो होगा वो रेड कलर का होगा। तो यहाँ पर हमारे पास 2 + 2 + 2 यानी कि टोटल 6 हमारे पास ऐसे फेस कार्ड होंगे जो कि रेड कलर के होंगे और 6 ऐसे ब्लैक कलर के होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो प्रोबेबिलिटी निकल करके आएगा रेड कलर का फेस कार्ड का वो क्या होगा, तो टोटल 6 रेड कलर वाले हैं और नीचे में टोटल नंबर ऑफ कार्ड 52 है। दोनों को कट कर लो, किससे कट हो रहा है, 3 से जा रहा है क्या, नहीं 3 से तो नहीं जा रहा है, 2 से लेकिन जा रहा है। 2 का टेबल में 2 3 जा 6 और 2 का टेबल में 26 टाइम पे 52 आता है। तो 3/26 इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड फेस कार्ड। तो ये हो गया थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट। जो चौथा क्वेश्चन है वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। यहाँ पर बोल रहे हैं द जैक ऑफ हार्ट, यानी कि जो हार्ट वाला जैक होगा वो कितना होगा। देखो जो जैक होता है ना वो 4 तो होते हैं, तुम लोगों को पता है, 2 होता है रेड का, 2 होता है ब्लैक का। अब जो कार्ड्स होते हैं अगर तुमने कभी देखा होगा ना तो उसमें कुछ कुछ सिंबल भी बने होते हैं। कहीं पे तुम देखना एक पत्ते की तरह निशान बने रहता है, एक में दिल बने हुए रहता है, एक में पान का जो पत्ता होता है उस टाइप से निशान होगा, फिर एक में तुम्हारा वो क्या बोलते हैं डायमंड का शेप बना रहता है। तो इस टाइप से शेप बने हुए रहते हैं। तो 4 अलग अलग शेप होते हैं सभी कार्ड्स के। तो यहाँ पर जो हार्ट वाला शेप होता है ना जैक के लिए वो केवल एक होता है। ठीक है, सभी के चारों के अलग अलग होते हैं। तो हार्ट वाला कितना है, टोटल 1 है। तो यहाँ पर तुम लिखोगे 1, यानी कि जो जैक वाला हार्ट है वो हमारे पास 1 है, यानी कि जो प्रोबेबिलिटी भी होगा इस जैक वाले हार्ट के आने की, है ना, हार्ट वाले जैक आने का। तो नीचे में तुम्हारा 52 टोटल कार्ड्स है और उस 52 में एक ही कार्ड ऐसा है जो कि जैक वाला हार्ट वाला है। तो ऊपर में 1/52 हो जाएगा। तो इस तरीके से तुम्हारा प्रोबेबिलिटी जो है 1/52 बन के आएगा। तो पांचवें में बोल रहा है कि बताइए स्पेड आने के कितने चांसेस हैं, प्रोबेबिलिटी। स्पेड जो इस तरीके से सिंबल रहता है ना, थोड़ा सा मैंने खराब ही बनाया है, थोड़ा सा और खूबसूरत दिखता है। तो इस वाले के बारे में पूछ रहा था। तो ये कितने होते हैं पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। तो देखो 10 ऐसे हमारे पास कार्ड्स होते हैं टोटल 52 में से, जिसमें आपके स्पेड बने रहेंगे। एक में पहला वाला कार्ड में 1 स्पेड बनेगा, दूसरे कार्ड में 2 स्पेड बनेगा, तीसरे कार्ड में 3 स्पेड बने हुए रहेंगे। इस टाइप से रहता है। ठीक है, तो स्पेड वाले केवल 10 कार्ड होंगे, लेकिन साथ ही साथ जब आप किंग में देखोगे तो किंग में भी एक स्पेड वाला
किंग रहता है, क्वीन में भी एक स्पेड वाला इस टाइप से वाला क्वीन रहती है, और जैक में भी जैसे रहता है कि एक हार्ट वाला रहता है ना, वैसे एक इस वाला स्पेड वाला भी एक जैक होता है। तो 3 वो हो गए स्पेड, और 10 ठो जो ब्लैंक ब्लैंक होते हैं जो बिना किंग वाला, बिना क्वीन वाला और बिना जैक वाला जो होते हैं वो 3, 10 ठो, और ये 3 ठो ये वाले। तो 10 और 3 मिलाकर के टोटल जो स्पेड वाले कार्ड्स होते हैं वो हमारे पास टोटल 13 होते हैं। यानी कि यहाँ पर जो प्रोबेबिलिटी होगी वो होगी 13 डिवाइड बाई में 52, यानी कि 13 1 जा 13 और 13 4 जा 52। तो 1 बाई में 4 जो है ये चांस होगा स्पेड वाले कार्ड्स का। समझ में आ गया ना, स्पेड किसको बोलते हैं। अब बढ़ते हैं लास्ट वाले के पास और उसे समझते हैं। अभी से जितने भी तुमने क्वेश्चन बनाए हैं ना, लास्ट वाला तुम लोग अब खुद से ही बना सकते हो। इसमें बोल रहा है कि क्वीन ऑफ डायमंड्स के जो निकलने के चांसेस है वो कितने हैं। तो मैंने अभी तक आपको जो समझाया बेसिक जल्दी से रिवीजन करा देता हूँ। क्वीन भी जो होगी वो 4 ठो होगी, 2 ब्लैक कलर की होगी, 2 रेड कलर की होगी। चारों में अलग अलग सिंबल बने हुए रहेंगे, किसी में दिल बना हुआ रहेगा जिसको हम लोग हार्ट बोलते हैं, फिर एक डायमंड जो मैंने शेप बताया, फिर एक स्पेड होता है, और एक वही वो फूल वाला होता है, उसको नहीं पता क्या बोलते हैं, भूल जा रहा हूँ उसका नाम में। ठीक है, इस तरीके से सिंबल होता है, ऐसे करके ना, ऐसे 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 इसी पेड़ टाइप से बना रहता है। चलो हटा उसको। तो क्वीन ऑफ डायमंड जो होगी वो भी क्या होगी, एक होगी। जैसे हार्ट वाला डायमंड हार्ट वाला जो जैक था वो एक था ना हमारा क्वेश्चन में 4th में, वैसे डायमंड वाली जो क्वीन होगी वो भी केवल एक ही होगी। तो यहाँ पर भी जो प्रोबेबिलिटी होगा सेम उसी तरीके से 1 डिवाइड बाई में 52 हो जाएगा। तो इन क्वेश्चन को बनाने के लिए तुमको कार्ड्स के बारे में जानना जरूरी है। अगर कार्ड्स के बारे में जानोगे जो कि बहुत ईजिली तुमको पता चल जाएगा, जितना मैंने समझाया है ना तुमको, अगर उतना भी समझ में आ गया होगा तुम लोग बहुत आराम से इसको बना सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा 14th क्वेश्चन। चलो जो 15th वाला है उससे बनाते हैं। तो देखो जो अगला क्वेश्चन है थोड़ा जो ना क्या बोलते हैं उसको, ट्रिकी टाइप से जो क्वेश्चन बोलते हैं ना, बुड़बक बनाने वाला क्वेश्चन, वो वाला क्वेश्चन है। यहाँ पर साफ साफ लिख रहा है 5 कार्ड्स हैं, लेकिन बच्चे लोग कंफ्यूज कहाँ पे होते हैं, द 10 में होते हैं कि भैया द 10 यानी कि 10 तो ये हो गए, जैक 11, ये 12, किंग 13 और एस ऑफ डायमंड 14। तो टोटल 14 कार्ड वो समझ लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हमसे सिंपली बोला कि 5 कार्ड हैं, द 10 जो है वो एक कार्ड होता है जो हमारे पास डायमंड बन टाइप से शेप रहेगा, और उसमें टोटल 10 तो डायमंड बने रहते हैं, तो उसको द 10 कार्ड बोला जाता है। ठीक है, तो एक ये कार्ड है, एक जैक वाला, एक क्वीन वाला, एक किंग वाला, और एस ऑफ डायमंड वाला एक, यानी कि वही डायमंड का एक सिंबल जो रहेगा ना उसको एस ऑफ डायमंड कहते हैं। तो इस तरीके से टोटल 5 कार्ड्स हैं, उनको मिला दिया गया है, विद देयर फेस डाउनवर्ड्स, उल्टा कर दिया गया, छुपा दिया गया है। तो 1 कार्ड इज देन पिक अप एट रैंडम, एक कार्ड को पिक किया जाता है रैंडमली। अब इसमें पूछ रहे हैं हमसे क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज क्वीन। तो उस कार्ड के क्वीन होने के कितने चांसेस है। तो एकदम सिंपल सा ये क्वेश्चन। तो टोटल 5 कार्ड हैं और उस 5 में से क्वीन जो है वो केवल एक ही है ना, तो डिवाइड बाई 5 लिखोगे और ऊपर में 1 लिख दोगे, तो 1/5 जो होगा इसका आंसर हो जाएगा। उसी तरीके से सेकेंड वाले में बोल रहा है कि इफ द क्वीन इज ड्रॉन एंड पुट असाइड, यानी कि हमने क्वीन को निकाल लिया और हटा दिया। अब बचे कितने तुम्हारे पास, अब 4 बचे हैं। ध्यान रखना, साफ से बोला है कि क्वीन को निकाल करके साइड में रख दिया जा रहा है। तो अब बताओ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सेकेंड कार्ड पिकअप इज एन एस या फिर एक क्वीन होगी। तो बहुत सिंपल सा सवाल है, एस होने के कितने चांसेस है। तो एस भी हमारे पास कितना है, केवल एक ही है। तो सिंपल है, वहाँ पर 1 डिवाइड बाई में 4 हो जाएगा, क्योंकि 4 ही कार्ड अब बचे हुए हैं। और क्वीन के होने के कितने चांसेस हैं, तो भैया क्वीन को तो हमने निकाल के हटा दिया है, तो क्वीन के होने के 0 डिवाइड बाई 4 हो जाएगा, जो कि 0 आ जाएगा। तो इस तरीके से इसको सॉल्व करना। चलो मैं कॉपी में लिख के बता देता हूँ ताकि तुमको अच्छे समझ में आ जाए। तो देखो पहला जो क्वेश्चन था जहाँ पर हमसे टोटल नंबर बताया था कार्ड का 5 है, क्वीन के आने कितने चांसेस हैं, तो वही नीचे में 5 लिखो, ऊपर में एक क्वीन है तो 1 लिख दो, तो 1/5 जो होगा क्वीन के चांस होंगे। ये फर्स्ट पार्ट बना। सेकेंड वाले पार्ट में क्या हुआ है कि अब जो है टोटल नंबर ऑफ कार्ड वो चेंज हो गया है। टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स अब कम हो गए, क्योंकि क्वीन को निकाल करके साइड में हटा दिया गया है। तो अब जो हमारे पास 4 कार्ड बचे हुए हैं। तो पहला जो उसका फर्स्ट पार्ट था, यानी पहला वाला ए वाला जो लिखा हुआ था, एक एस आने के कितने चांसेस हैं। तो एस आने के कितने चांसेस हैं, तो नीचे में 4 लिखोगे इस बार, और एस हमारे पास केवल 1 था तो यहाँ पर 1 लिख दोगे, 1/4 हमारा एस हो जाएगा। और इसी तरीके से बी वाले में पूछा था कि प्रोबेबिलिटी कितना होगा कि एक क्वीन आ जाए। तो ये तो बुड़बक बनाने वाला बात हो गया, क्योंकि क्वीन को तो हम लोग बाहर निकाल चुके हैं, तो अब तो क्वीन आ ही नहीं सकती। 4 तो जो बचे उसमें क्वीन है ही नहीं। तो नीचे में 4 लिखोगे और ऊपर में 0 लिख दोगे, तो ये 0 हो जाएगा। क्वीन आने का जो प्रोबेबिलिटी है वो 0 है, एक इम्पॉसिबल इवेंट है ये। तो इस तरीके से तुम्हारा 15th वाला क्वेश्चन भी खत्म होगा। तो देखो जो हमारा 16th वाला क्वेश्चन है वो भी सिंपल है। इसमें बोल रहा है कि 12th हमारे पास डिफेक्टिव पेन्स थे जो कि एक्सीडेंटली मिक्स हो गए हैं 132 गुड वंस के साथ, यानी कि हमारे पास 132 अच्छे वाले पेन थे और 12 खराब पेन थे, दोनों अलग अलग थे, लेकिन हमने क्या किया, गलती से उन दोनों को आपस में मिला दिया है। और ये जो है ना पॉसिबल नहीं है देख करके ये पता करना कि कौन सा हमारा जो पेन है वो डिफेक्टिव नहीं है या फिर डिफेक्टिव है, ये अपने को पता नहीं चल पा रहा है देख करके, सब एकदम सेम टू सेम दिख रहे थे। तो बस अपने को यहीं पर वही पूछ रहा कि 1 पेन इज
टेकन आउट एट रैंडम फ्रॉम दिस लॉट, यानी कि जो ग्रुप बन गया है 132 और ये 12 पेन का जो लॉट बन गया है, इसमें से एक पेन को उठाया जा रहा है, निकाला जा रहा है। अब आपको ये बताना है कि डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी दैट द पेन टेकन आउट इज अ गुड वन, यानी कि जो हमने पेन निकाला है वो अच्छा वाला है, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी ये पता करना है। तो बहुत ईजी है, चलो इसको पता करते हैं। तो देखो यहाँ पर डिफेक्टिव कितने पेन से हमारे पास 12 है, गुड वन वाले 132 है, यानी कि टोटल जो पेन है वो 144 पेन हैं उस लॉट में। अब हमको ये प्रोबेबिलिटी पता करना है कि जो गुड वाले पेन है अगर हम वो निकालना चाहें, यानी कि जब हम लोग लॉट में से एक पेन निकालें तो उसके गुड वाले पेन होने के, अच्छे वाले पेन होने के कितने चांसेस हैं। तो यहाँ पर आपको नीचे में देखो टोटल पेन से लिखना है जो कि 144 है, और अपने को ऊपर में कौन सा लिखना है, तो जितने हमारे पास अच्छे वाले पेन थे 132, बस इसको कट कर दो। तो तुम लोग देखो छोटे नंबर से भी कट कर सकते हो, लेकिन अगर तुमको 12 का टेबल याद होगा तो तुमको ईजिली दिख रहा होगा कि 12 12 जा 144 होता है, ये तो सभी को पता है 12 का स्क्वायर, और साथ ही साथ 12 का टेबल 10 टाइम पे 120 होता है, और 11 टाइम पे हमारा जब पढ़ेंगे तो 120 प्लस 12 मिल करके हो जाएगा 132, यानी 11 टाइम्स पे ये कट हो गया, 12 टाइम पे ये कट हो गया, यानी 11 डिवाइड बाई 12 जो है ये प्रोबेबिलिटी है कि हर 12 में से 11 जो पेन होगा वो हमारा अच्छा वाला होगा। तो बेसिक सा क्वेश्चन था। चलो 17वां क्वेश्चन देखते हैं। 17वां वाले क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि एक लॉट है हमारे पास 20 बल्ब का, यानी कि 20 हमारे पास बल्ब हैं टोटल, जिसमें 4 जो है डिफेक्टिव बल्ब हैं, खराब वाले बल्ब हैं। तो 1 बल्ब इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द लॉट, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दिस बल्ब इज डिफेक्टिव, यानी कि उस 20 बल्ब के लॉट में 4 बल्ब डिफेक्टिव हैं। हमने क्या किया कि इस 20 बल्ब में से किसी भी एक बल्ब को निकाला, तो बताइए कितना चांसेस है कि वो बल्ब डिफेक्टिव होगा। तो सिंपली 4/20 इसका आंसर हो जाएगा, और कट होकर के वो 1/5 आ जाएगा। तो इसको भी मैं फट से लिख दूंगा। सेकेंड वाला रीड कर लेते हैं। सपोज द बल्ब ड्रॉ इन फर्स्ट वाले क्वेश्चन, यानी जो हमारा फर्स्ट वाला ये वाला पार्ट है, इसमें जो हमने बल्ब निकाला इज नॉट डिफेक्टिव एंड इज नॉट रिप्लेस्ड, यानी कि ये डिफेक्टिव नहीं था और फिर इसको रिप्लेस नहीं किया गया। अब बोल रहा है कि नाउ न्यू बल्ब इज ड्रॉ एट रैंडम फ्रॉम द रेस्ट, तो अब जो जितने बल्ब बचे हैं उसमें से हमने क्या किया कि एक नया बल्ब निकाला। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दिस बल्ब इज नॉट डिफेक्टिव, तो अब इसके कितने चांसेस हैं कि वो बल्ब डिफेक्टिव नहीं होगा। इस वाले में पूछ रहा है कि उसके चांसेस बताइए डिफेक्टिव होने के, और इस वाले में पूछ रहा है कि डिफेक्टिव नहीं होने के चांसेस कितने हैं ये बताइए। तो दोनों बहुत बेसिक से हैं, चलो कॉपी में समझा दो। तो देखो यहाँ पर पहले वाले में हम लोग लिखेंगे टोटल बल्ब हमारे पास 20 है, जिसमें से डिफेक्टिव जो है वो 4 है। तो जो प्रोबेबिलिटी हमसे पूछ रहा था कि बल्ब जब हम निकालेंगे तो वो क्या होगा, वो एक डिफेक्टिव बल्ब होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी बताइए। तो सिंपल नीचे में 20 लिखो, और डिफेक्टिव वाले कितने हैं तो 4 हैं, तो ऊपर में 4 लिख दो, और कट होकर के 4 बन जाए 4, 4 5 जा 20, यानी 1/5 बना लेगा, जैसे मैंने पहले समझाया। सेकेंड वाले में क्या बोल रहा है कि हमने क्या किया कि मान लेते हैं कि हमने एक बल्ब निकाला, और वो जो बल्ब था ना वो क्या था, अच्छा बल्ब निकल गया, तो अब उसको हमने रिप्लेस नहीं किया, ठीक है ना, ये बोला था ना क्वेश्चन में। सपोज द बल्ब इज नॉट डिफेक्टिव, हाँ वो डिफेक्टिव नहीं था, वो अच्छा बल्ब था, वो हट गया वहाँ पर से। तो अब वहाँ पर पहले तो ये बताओ मुझे कि कितना बल्ब बचा है। तो पहले 20 बल्ब था और एक बल्ब हमने निकाल लिया है, तो बचा कितना अब हमारे पास, तो हमारे पास अब 19 बल्ब बचे। तो यहाँ पर आप लोग लिख सकते हो बल्ब लेफ्ट इन, यहाँ पर क्या वर्ड यूज़ किया था, लॉट वर्ड यूज़ किया था ना, तो यहाँ पर मैं भी लॉट लिख देता हूँ। लॉट में अब कितने बल्ब बचे हैं, तो 20 में से हम लोग 1 माइनस कर देंगे तो बचे हमारे पास 19। अब इस 19 में हमसे पूछ रहा है कि क्या प्रोबेबिलिटी है हमारे नॉन डिफेक्टिव होने की, यानी जब हम बल्ब निकालें तो वो नॉन डिफेक्टिव हो, इसकी कितनी गारंटी है, इसकी कितनी प्रोबेबिलिटी है। तो हमको ये पता होना जरूरी है पहले कि वो वहाँ पर कितने नॉन डिफेक्टिव बल्ब हैं। तो देखो पहले हमारे पास 4 डिफेक्टिव बल्ब थे, और अभी भी जब हमने एक बल्ब निकाला तो उसमें से भी हमारा डिफेक्टिव वाला नहीं निकला, अच्छा वाला बल्ब निकल करके चला गया, यानी अभी भी वहाँ पर 4 डिफेक्टिव बल्ब बचे हुए हैं। जैसे पहले 20 में से 4 डिफेक्टिव थे, अब जो 19 बचे हैं उसमें से 4 डिफेक्टिव हैं। तो जो नॉन डिफेक्टिव होंगे वो कितने होंगे, तो सिंपल है, अगर हमको डिफेक्टिव का पता है कि डिफेक्टिव 4 है तो टोटल हमारे पास 19 है, तो 19 में से 4 को माइनस कर देंगे खराब वाले को, तो बचेगा 15, यानी कि 15 हमारे पास अच्छे बल्ब हैं। तो जो प्रोबेबिलिटी होगा हमारे पास नॉन वाले डिफेक्टिव बल्ब का, नॉन डिफेक्टिव बल्ब निकलने का, वो कितना हो जाएगा, तो नीचे में इस बार 19 लिखो क्योंकि एक बल्ब हट चुका है, और ऊपर में 15 लिखोगे क्योंकि 15 अभी भी हमारे पास अच्छे बल्ब है, ये कट नहीं हो रहा है, तो यही फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से तुम्हारा 17 वाला क्वेश्चन बनेगा। अब देखो जो 18वां क्वेश्चन आ रहा है ना, ये है मेरा फेवरेट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, जो कि बहुत मजेदार है। यहाँ पर केवल आपको प्रोबेबिलिटी ही नहीं, आपको इसमें चैप्टर नंबर जो 5 मैंने पढ़ाया था ना, एपी जिसे हम लोग एरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं, उसका रूल भी यूज करना पड़ेगा, तब जाकर के तुम इस क्वेश्चन को इजीली बना पाओगे। क्वेश्चन क्या है कि एक बॉक्स है जिसमें 90 हमारे पास डिस्क रखे हुए हैं, डिस्क मतलब जानते हो ना, गोल गोल जो रहता है, ठीक है। तो उसमें क्या है, नंबर लिखा हुआ है। सिंपल समझ लो कि बॉक्स में कुछ सामान रखा हुआ है और उसमें 90 सामान है टोटल, और सभी सामान में नंबर लिखा हुआ है 1 से लेकर के 90 तक, यानी कि पहले वाले में 1 लिखा होगा, दूसरे में 2 लिखा होगा, तीसरे में 3 लिखा होगा, ऐसे ही 90 वाला जो नंबर में आएगा उसमें 90 लिखा हुआ है। इस तरीके से बोल रहा है।
अब हमसे बोल रहा है कि इफ़ वन डिस्क इज ड्रॉ एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स, एक डिस्क को निकाला जाता है उस बॉक्स से, तो बताइए कि प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। पहला हमसे पूछ रहा है कि वो जो है 2 डिजिट का नंबर निकल करके आया, क्योंकि देखो 1 से 90 तक का बहुत सारे 2 डिजिट के नंबर हैं। जैसे 1 से 9 तक तो हमारे 1 डिजिट के होंगे, लेकिन 2 डिजिट के भी तो बहुत सारे नंबर है ना। तो 2 डिजिट के कितने नंबर्स हैं, तो इसको तुम लोग देखो बेसिक तरीके से अगर बनाओगे तो नंबर तुम्हारा काट दिया जाएगा, क्योंकि इसमें जो आगे भी तुमको क्वेश्चन दे रहा है उसमें भी यही बोल रहा है कि एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर होना चाहिए। तो हम लोग को स्क्वायर नंबर भी पता करना पड़ेगा। जैसे तुम इसको तो इजीली पता कर सकते हो कि हमारे पास 2 डिजिट नंबर कितने हैं, तो भैया 1 से लेकर के 90 तक तुम अपने दिमाग में लिखोगे, फिर देखोगे 1 से 9 तक तो हमारा ये 1 डिजिट का है, 10 से लेकर के 90 तक टोटल हमारे पास कितने हो जाएंगे, टोटल हमारे पास 81 नंबर्स हो जाएंगे। ठीक है, तो 81 नंबर्स जो हैं वो हमारे 2 डिजिट के हैं। तो वैसे तुम दिमाग में कर सकते हो, लेकिन वैसे करना नहीं। कैसे करना, चलो मैं कॉपी में समझाता हूँ। तो देखो इस तरीके से लिखोगे तुम लोग कि टोटल हमारे पास 90 डिस्क हैं। अब 2 डिजिट के जो नंबर हैं जो 1 से 90 के बीच में आते हैं वो कौन होते हैं, तो 10 से स्टार्ट होता है 2 डिजिट, 10 होगा, फिर 11 होगा, फिर 12 होगा, ऐसे ही चलते चला जाएगा और लास्ट में 90 भी जो है हमारा वो भी क्या होगा, एक 2 डिजिट का नंबर होगा। ठीक है, तो ये सभी हमारे 2 डिजिट के नंबर है। अब हमको ये पता करना है कि 10 से लेकर के 90 के बीच में टोटल हमारे कितने 2 डिजिट्स के नंबर हैं। तो इसको काउंटिंग करके नहीं करना है, इसमें एपी का यूज़ करना है, क्योंकि देखो ये एक एपी बन जा रहा है, एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बन जा रहा है जिसमें हमको लास्ट वाला टर्म जो है वो पता है। तो सिंपल हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे जो ए है ना, ये हमारा एपी बन जा रहा है, जहां पर ए की जो वैल्यू है वो 10 है। कॉमन डिफरेंस जिसको हम लोग डी बोलते हैं उसकी वैल्यू कितनी है, तो 11 माइनस 10 इक्वल टू 1 हो जाएगी। और हमारा जो लास्ट वाला टर्म है, यानी कि जिसको हम लोग को पता करना है कि ये कौन से नंबर पे आ रहा है, ये जो 90 है ये इस वाले एपी में किस नंबर पे पहुंच रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ए एन बोलते हैं। तो ए एन की वैल्यू हमारे पास 90 है। हम क्या जानते हैं कि फॉर्मूला क्या होता है, ए एन इक्वल टू ए प्लस में n माइनस 1d, ये हमारा फॉर्मूला होता है किसी भी एपी में कोई भी टर्म पता करने के लिए। तो हमको देखो 90, ये वाला en का वैल्यू पहले से पता था, यहाँ पर हम लोग 90 करेंगे, a के बदले में 10 रखेंगे, फिर प्लस में n माइनस 1, इसी n का जरूरत है अपने को, यही पता करना है कि टोटल कितने नंबर्स हैं, यानी ये जो 90 आ रहा है वो कौन से नंबर पे आ रहा है, उसको ही n बोला जाता है। और मल्टीप्लाई डी यानी कि 1 हो जाएगा। तो ये तो सॉल्व हो जाएगा, ये हो जाएगा 90। आप लोग चाहो तो इसको इधर ला सकते हो, क्योंकि हमारे पास इधर आकर के माइनस हो जाएगा, इक्वल के उस साइड में 1 से जब मल्टीप्लाई होगा तो n माइनस 1 ही रहेगा, क्योंकि 1 से कुछ मल्टीप्लाई होकर चेंज होने वाला है नहीं। तो ये 80 हो जाएगा, और ये जो 1 है माइनस वाला इधर आकर के प्लस का 1 होगा, और इक्वल के उस साइड में केवल 9 बच जाएगा, सॉरी n बच जाएगा। तो ये बन गया तुम्हारा 81, यानी कि n की जो वैल्यू है वो हमारी 81 होकर के आ जाएगी। तो इस तरीके से तुमको ये पता चल गया कि 2 डिजिट के जो नंबर्स हैं 1 से 90 के बीच में वो टोटल कितने हैं, तो वो टोटल 81 नंबर्स हैं। अब यहाँ पर जो प्रोबेबिलिटी होगा, प्रोबेबिलिटी में से क्या बोला था कि गेटिंग 2 डिजिट नंबर, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 डिजिट नंबर, इसका प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए सिंपल टोटल कितने नंबर्स हैं, टोटल 90 नंबर्स हैं 1 से 90 तक, और 2 डिजिट के टोटल 81 नंबर्स हैं, तो 81 डिवाइड बाई 90, और ये 9 से कट भी हो रहा है, 9 की टेबल में 9 9 जा और 9 10 जा होता है, यानी 9 डिवाइड बाई 10 जो है ये प्रोबेबिलिटी है कि हमारा जो नंबर निकलेगा वो एक 2 डिजिट का नंबर होगा। तो इस तरीके से तुमको पहला वाला क्वेश्चन बनाना था। सिमिलरली तुम्हारा जो सेकंड वाला क्वेश्चन है उसको भी तुम लोग इसी तरीके से बना सकते हो, नहीं तो उसका एक और आसान तरीका, चलो वो समझाता हूँ। अब देखो हमसे सेकंड वाले में बोल रहा है कि परफेक्ट स्क्वायर बताइए कि परफेक्ट स्क्वायर निकलने का कितने चांसेस हैं। तो अगर मैं इसमें ये चेक करूँ कि परफेक्ट स्क्वायर कौन कौन सा नंबर होता है, तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है। अगर मैं ये सोचूं कि ये एपी से बनेगा तो नहीं बनेगा, क्योंकि एपी में हमारा जो कॉमन डिफरेंस होता है वो सब जगह सेम होता है, लेकिन 1, 4, 9 और 16 के बीच में तुम डिफरेंस देखो अलग लगा रहा है। 4 और 1 के बीच में 3 का डिफरेंस है, 9 और 4 के बीच में 5 का डिफरेंस है, 16 और 9 के बीच में 7 का डिफरेंस है, तो और हर बार अलग अलग नंबर आ जा रहा है, यानी कि एपी से नहीं बनेगा। तो हमको क्या करना पड़ेगा, फाइंड करना पड़ेगा। तो इसके लिए तुम बहुत ईजिली कर सकते हो, कोई मुश्किल काम नहीं है। 9 तक के बस स्क्वायर निकालो, 9 का 8 तक के स्क्वायर निकालो, तुम्हारा काम हो जाएगा। जैसे देखो क्या करना है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, ठीक है, यानी कि परफेक्ट स्क्वायर 1 हो गया। उस तरीके से 2 का जो स्क्वायर है वो 4 होता है, 3 का जो परफेक्ट स्क्वायर है वो 9 होता है, 4 का जो है परफेक्ट स्क्वायर 16 होता है, 5 का जो है परफेक्ट स्क्वायर 25 हो जाएगा, 6 का परफेक्ट स्क्वायर हमारा 36 हो जाएगा, 7 का परफेक्ट स्क्वायर हमारा 49 हो जाएगा, 8 का परफेक्ट स्क्वायर हमारा 64 हो जाएगा, 8 8 64, और 9 का भी स्क्वायर कर दो जो कि हमारा 81 हो जाएगा। अब 10 का करूँगा तो वो 100 हो जाएगा, जो कि इससे आगे निकल जा रहा है। तो यानी कि टोटल हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हमारे पास ऐसे 9 नंबर्स हैं जो परफेक्ट स्क्वायर है 1 से 90 के बीच में आते हुए। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि टोटल हमारे पास 9 नंबर्स हैं, ठीक है। ये जो नंबर्स मैंने लिखे ये टोटल 9 नंबर्स निकल करके आ रहे हैं जो 1 से 90 के बीच में है, और वो परफेक्ट स्क्वायर भी है, ठीक है। तो बस यहाँ पर जो प्रोबेबिलिटी निकल करके आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ परफेक्ट स्क्वायर वाला, वो हो जाएगा 9 डिवाइड बाई में 90, क्योंकि हमारे पास टोटल 90 नंबर्स थे, और ऊपर में 9 हमने क्यों लिखा, जो परफेक्ट स्क्वायर थे उनको कट हो जा रहा है, 9 1 जा 9 और 9 10 जा 90, यानी 1 डिवाइड बाई 10 चांसेस है, यानी 10 में से एक बार का प्रोबेबिलिटी है कि हम लोग जब नंबर निकालेंगे तो वो एक परफेक्ट स्क्वायर निकलेगा।
थर्ड वाले में बोल रहा है कि जब हम नंबर निकालें तो एक ऐसा नंबर निकले जो 5 से डिविजिबल हो, इसकी कितनी प्रोबेबिलिटी है। तो इसको भी तुम दो तरीके से बना सकते हो। पहला तरीका तो यही वाला है जो बच्चों वाला भी मैंने दिखाया तुमको पिछले वाले क्वेश्चन में कि तुम डायरेक्ट स्क्वायर निकाल लो। उसी तरीके से यहाँ पर तुम टेबल लिख लो, 5 का टेबल लिखते जाओ, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, फिर 15 है ना, टोटल 50 तक हमारा 10 नंबर हो जाएगा, फिर 55 11वां नंबर होगा, 60 12वां नंबर होगा। तो ऐसे तुमको पता चल जाएगा कि टोटल कितने नंबर्स हैं हमारे 1 से 90 के बीच में जो 5 से डिविजिबल है। और दूसरा तरीका क्या है, वही एपी वाला, उसी को मैं यहाँ पर भी यूज़ करूँगा। जैसे हमारे पास 5 होगा पहला नंबर, दूसरा 10 होगा, तीसरा 15 होगा, और ऐसे चलते चलते लास्ट में जो 90 है वो भी हमारा 5 से डिविजिबल होता है क्योंकि लास्ट में 0 है। तो हमको यही देखना है कि इस बार जो 90 है वो कौन से नंबर में आ रही है इस एपी में। तो ए की वैल्यू 5 हो गई, कॉमन डिफरेंस जो है वो भी 5 है, 10 में से 5 माइनस करोगे तो 5 आ जाएगा, और ए एन की जो वैल्यू वो हमारी 90 है। तो सिंपली फिर हम लोग फॉर्मूला लगा देंगे ए एन इक्वल टू ए प्लस में एन माइनस 1 डी वाला। तो ए एन हमारे पास 90 हो गया, ए हमारे पास 5 है, प्लस में एन माइनस 1 और डी की वैल्यू भी 5 है। इसको अगर मैं इधर लेकर के आता हूँ तो हमारे पास या फिर नहीं लेकर आता हूँ, हटाओ उसको, ये हो जाएगा 90 इक्वल टू 5 प्लस में 5n हो जाएगा ये, और 5 माइनस में 5 हो जाएगा। तो ये प्लस 5 माइनस 5 कैंसिल हो जाएगा, इसलिए मैंने ट्रांसफर नहीं किया। अब यहाँ पर से हम लोग को n की वैल्यू चाहिए तो 5 को ट्रांसफर कर दो, तो 90 डिवाइड बाई 5 इक्वल टू n हो जाएगा। कट करोगे तो 5 बन जा 5, बचेगा हमारे पास कितना 4, वो 4 आगे जाकर 40 बना देगा, तो 5 8 जा 40, यानी n की वैल्यू हो गई 18। यानी कि तुम लोग जब अगर नंबर लिखोगे भी ना 5 10 15 करके फिर 20 25 ऐसे लिखना भी चाहो, तुम लोग देखना वहाँ पर जब काउंट करोगे तो टोटल तुमको 18 नंबर्स मिलेंगे जो हमारे 5 से डिविजिबल होंगे इन दोनों नंबर के बीच में, यानी 1 से लेकर के 90 के बीच में। तो जो प्रोबेबिलिटी निकल करके आ रहा है इस बार वो कितना निकल करके आ जा रहा है, तो प्रोबेबिलिटी हमारे पास हो जाएगा 18। टोटल जो 5 से डिविजिबल है वो 18 नंबर है, तो 18 डिवाइड बाई में 90, दोनों 9 से कट हो रहे हैं, 9 2 जा, और ये हो जाएगा हमारे पास 9 के टेबल में 10 टाइम पे। अच्छा ये तो 18 से भी कट रहा है, चलो हटा कोई बात नहीं, 2 1 जा 2 और 2 के टेबल में 5 टाइम पे। तो यानी 1 डिवाइड बाई 5 जो है वो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। तो इसीलिए मुझे क्वेश्चन नंबर 18 थोड़ा पसंद है क्योंकि यहाँ पर केवल बच्चों का खेल नहीं है, फटाफट तुम प्रोबेबिलिटी नहीं निकाल सकते, तुमको ये भी पता करना पड़ेगा, एन की वैल्यू पता करनी पड़ेगी। चलो आगे के जो क्वेश्चन है फटाफट इन्हें भी बना लेते हैं। अगला वाला क्वेश्चन और ज़्यादा आसान कर दिया है। इसमें बोल रहा है कि एक बच्चे के पास एक पासा है, डाइस है, जो जिसके 6 फेसेस हैं। जैसे कि मैंने पहले भी समझाया तुमको, पासे में 6 फेसेस होते हैं। सो द लेटर्स एज गिवन बिलो, और उसके जो 6 फेसेस हैं ना उसमें 1 2 3 4 5 6 नहीं लिखा हुआ है लूडो की तरह, उसमें ABCD लिखा हुआ है, लेकिन ABCDE के बाद F नहीं आ रहा है, फिर से A आ जा रहा है, यानी कि हमारे पास 2 बार A आ रहा है ना, ये ध्यान रखना, गड़बड़ नहीं करना। तो हमसे बोल रहा कि द डाइस थ्रो वंस, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग A और व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग D, यानी A के आने कितने चांसेस और D के आने कितने चांसेस हैं। तो टोटल देखो 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 लेटर्स हैं, तो हम फटाफट इसको बनाते हैं ना, इसमें टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करना। टोटल जो यहाँ पर हमारे पास लेटर्स निकल करके आ रहे हैं है ना, वो कितने हैं, तो टोटल इस तरीके से लिखोगे पहले, टोटल लेटर्स इक्वल टू हमारे पास 6 लेटर हैं। अब हमसे पूछ रहे हैं कि ए के आने के कितने चांसेस हैं, तो ए कितने बार आया है, 2 बार उसमें है डाइस में, तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए के निकलने के जो चांसेस है वो 2 डिवाइड बाई 6 हो जाएगा, नीचे में टोटल और ऊपर में जितने बार भी ए था वो वाला नंबर, तो 2 1 जा 2 और 2 के टेबल में 3 टाइम पे हमारा 6 आ जाएगा, तो 1/3 जो है वो ए के आने के चांसेस हैं। उसी तरीके से बोल रहे हैं कि डी के आने का कितने चांसेस हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डी इक्वल टू लिखोगे, नीचे में वही 6 लिखोगे, और डी एक ही बार है, तुमको वहाँ पे देख रहे हो जैसे लिखा हुआ है ABCD में एक ही बार डी आया है, तो ऊपर में बस 1 कर दो, तो 1/6 होगा, वो डी के आने का चांसेस होगा, और यही इसका फाइनल आंसर होगा। इसमें अब तुमको कुछ और दूसरा करने की जरूरत ही नहीं है। तो देखो ये जो 20 वाला क्वेश्चन है इसमें स्टार बना हुआ है, स्टार का मतलब होता है ऑप्शनल क्वेश्चन, लेकिन मुझे मजा आ रहा है आप लोगों को पढ़ाने में, इसलिए इसको भी मैं कंप्लीट करा ही देता हूँ। इसमें आप लोगों को क्या करना है, देखो इसमें साफ साफ लिखा भी नीचे में ना कि नॉट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, यानी एग्जाम में नहीं आने वाला है, फिर भी एक बार सीख लो, मजा आएगा तुमको नया चीज सीखने में। तुम लोग स्कूल में अपना सीख ही भी बघार सकते हो कि अरे मुझे ये क्वेश्चन आता है बनाने। तो इसमें क्या बोल रहा कि सपोज यू ड्रॉप अ डाई एट रैंडम ऑन अ रेक्टेंगुलर रीजन सो इन द फिगर 14.6, यानी कि तुम्हारे पास एक पासा है, तुम उसको फेंक रहे हो एक रेक्टेंगुलर शेप के रीजन में, यानी इस रेक्टेंगुलर एरिया में फेंक रहे हो उसको, तो बताओ कि क्या प्रोबेबिलिटी है, कितने चांसेस हैं कि जो तुम पासा फेंकोगे ना वो लैंड करेगा इनसाइड द सर्कल, वो इस सर्कल के अंदर चला जाएगा। तुम कहीं पर भी फेंक रहे हो, तुमने जोर से फेंका नहीं, बचपन में बाटी वाटी खेलते थे, कंचे खेलते थे, तो एक गड्ढे के अंदर उसको डालना रहता था बाटी को, तो बस उसी तरीके से समझ सकते हो इसको कि कितने चांसेस हैं कि तुम्हारा इसके अंदर चला जाएगा। और ये जो हमारा सर्कल है इसकी डायमीटर ही बता दी गई है 1 मीटर, रेक्टेंगल का लेंथ है 3 मीटर और ब्रेड्थ जो है वो 2 मीटर है। तो इसके लिए करना क्या है, इसके लिए सिंपली तुमको ये रेक्टेंगल जो है इसका एरिया निकाल लेना है और ये जो सर्कल है इसका एरिया निकाल लेना है, क्योंकि हम लोग इसी के एरिया के अंदर फेंक रहे हैं, ठीक है, रेक्टेंगल में ही नहीं फेंक रहे हैं। तो अब अपने को क्या करना है, प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए हम लोग नीचे में लिखेंगे टोटल एरिया, यानी कि जो रेक्टेंगल का एरिया है वो टोटल एरिया है, तो नीचे में हम लोग टोटल एरिया डालेंगे और ऊपर में हमको सर्कल वाला एरिया केवल पता करना है कि हमारा जो डाइस है, जो पासा है, वो सर्कल में जाने के कितने चांसेस हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जो सर्कल का एरिया है उसको ऊपर में लिखेंगे और फिर तुम्हारा जो आंसर है वो निकल करके आ जाएगा। चलो कॉपी में समझाऊँ कैसे है।
तो देखो सबसे पहले क्या करो, तुम लोग यहाँ पर एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकाल लो, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल के एरिया के लिए लेंथ और ब्रेथ का मल्टीप्लाई करना रहता है, तो 3u2 जो हमारे पास 6 हो जाएगा, यानी 6 मीटर में दिया था ना, तो मीटर का स्क्वायर जो है वो हमारा एरिया हो जाएगा रेक्टेंगल वाले शेप का। ठीक है, अब उसके बाद क्या करो कि जो सर्कल है उसका एरिया निकालो। तो उसके लिए अपने को डायमीटर दिया हुआ है, डायमीटर ऑफ सर्कल वो कितना दिया हुआ है, वो 1 मीटर है। इसका मतलब जो हमारा रेडियस होगा वो कितना हो जाएगा, तो डायमीटर का जस्ट आधा रेडियस होता है, यानी कि 1/2 हो जाएगा। 1 का आधा 1/2 होता है, तुम इसको 0.5 भी लिख सकते हो, लेकिन कोई मतलब नहीं, 1/2 लिखो, खुश रहोगे। तो 1/2 मीटर हमारा रेडियस हो गया। तो जो एरिया निकल करके आएगा, एरिया ऑफ सर्कल, वो उसका फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर का स्क्वायर, यानी पाई और मल्टीप्लाई में रेडियस का स्क्वायर हो जाता है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा पाई, और इसको पाई को चेंज नहीं करने का, पाई के फॉर्म में ले आओ, रेडियस का स्क्वायर करना है, यानी कि 1/2 का स्क्वायर करना है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा पाई, और 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो पाई का 1 से मल्टीप्लाई होगा तो पाई आ जाएगा, और 2 का स्क्वायर तो 4 होता है, तो नीचे में 4 कर दो, पाई डिवाइड बाई 4 जो है वो एरिया ऑफ सर्कल हो गया। अब हमको यही पता करना था कि जो प्रोबेबिलिटी है सर्कल के अंदर गिरने की उस पासे की, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, नीचे में टोटल एरिया जो 6 है उसको लिखेंगे, और ऊपर में हमारा जो इसका पाई सर्कल वाला एरिया पाई डिवाइड बाई 4 उसको लिखेंगे। अब हम लोगों को पता है कि कभी भी जब दो फ्रैक्शन डिवाइड होता है तो वो डिवाइड नहीं होता, एक्चुअल में वो मल्टीप्लाई होता है। और कैसे मल्टीप्लाई होता है, ये साइन मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा, 6 नीचे जो 1 छुपा है वो ऊपर आ जाएगा, और 6 नीचे चला जाएगा, इस तरीके से रेसिप्रोकल हो जाता है। तो प्रोबेबिलिटी जो होगा वो हो जाएगा पाई 1 जब पाई, और नीचे में 6 4 जा 24, सॉरी 24 लिखा तो मैं 62 का है लिख रहा हूँ, मेरा कहाँ ध्यान है भाई, क्या लिख दिया मैं, 62 क्यों किया, तो ये 24 हो जाएगा, सर ने 6 को देख के उतार दिया, तो ठीक है कोई बात नहीं, होता है। तो जो प्रोबेबिलिटी हो गया वो कितना हो गया हमारे पास, वो पाई डिवाइड बाई 24 हो गया। तो इस तरीके से तुम्हारा क्वेश्चन में 20 बनेगा। वैसे तो ये एग्जाम में नहीं आने वाला है, फिर भी तुमको आना चाहिए, ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट है तुम्हारे यहाँ। तो देखो 21 वाले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एक लॉट है जिसमें 144 बॉल पेन है उसके पास, यानी कि समझ लो सिंपल 144 पेन्स का एक ग्रुप है, लॉट है, जिसमें से 20 जो है ना वो खराब वाले पेन है, एंड अदर आर गुड। तो 20 अगर खराब है तो गुड कितने हुए, तो 144 में से 20 को खराब वाले को माइनस कर दो तो बचेगा 124, इसका मतलब 124 अच्छे वाले पेन है वहाँ पर ना। तो नूरी विल बाय अ पेन इफ इट इज़ गुड बट विल नॉट बाय इफ इट इज़ डिफेक्टिव, यानी नूरी जो है वो पेन खरीदना चाह रही है, लेकिन अगर वो अच्छा रहेगा तभी खरीदेगी। तो कॉमन सी बात है कि अच्छा रहेगा तो खरीदेगी, खराब रहेगा तो नहीं खरीदेगी, चला के देखेगी भाई, मैं तो बचपन में बहुत चला के देखता था। तो द शॉपकीपर ड्रॉ 1 पेन एट रैंडम एंड गिव इट टू हर। शॉपकीपर जो है वो एक पेन निकालता है और उसको दे देता है। तो बताइए कि कितनी प्रोबेबिलिटी है कि शी विल बाय इट, यानी वो उसको खरीद ले, इसके कितने चांसेस हैं। तो कब खरीदेगी भैया, जब वो अच्छा वाला पेन होगा। यानी कि एक तरह से हमको घुमा करके ही पूछ रहा है कि बताइए कि उस पेन को जो उसने निकाल करके दिया है दुकानदार ने, उसके गुड होने की कितनी प्रोबेबिलिटी है, बस यही पूछ रहा है। और शी विल नॉट बाय इट का मतलब है कि उसके खराब होने की कितनी प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि कब बाय नहीं करेगी वो, जब वो खराब होगा, डिफेक्टिव होगा। तो बस सिंपल सा क्वेश्चन है, घुमा करके बस लिखा हुआ है। तो देखो यहाँ पर इस तरीके से लिख लो कि टोटल 144 हैं, डिफेक्टिव 20 हैं। तो जैसे मैंने समझाया कि जो अच्छे वाले होंगे 144 में से 20 माइनस करोगे तो 124 आ जाएगा, ठीक है। तो वो बाय कब करेगी, बाय करने का हमसे क्वेश्चन यही पूछा है पहला वाला कि शी विल बाय इट का प्रोबेबिलिटी कितना है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बाय मैंने शॉर्टकट में लिख दिया है, बाय तभी करेगी जब 144 वाले में से उसको अच्छे पेन मिलेंगे, यानी कि 124 वाला नंबर मिलेगा। तो नीचे 144 लिखो और ऊपर में अच्छे वाले पेन को लिखो ताकि हमें बाय वाला हो जाए ऑप्शन। अब ये कट हो रहा है, किससे कट हो रहा है, तो 4 से जा रहा है कि यस 4 से जा रहा है। देखो 4 के टेबल में 4 3 जा 12, 4 1 जा 4 हो जाएगा। नीचे में हमारे पास 4 3 जा 12 होगा, बचेगा 2 आगे जगह 24 बना देगा, तो 4 6 जा हमारा 24 हो जाएगा। तो 31 बाई में 36 ये चांसेस है कि जो नूरी है वो उस पेन को खरीद लेगी, ये ज़्यादा चांसेस हैं। अब हमसे पूछ रहा है कि वो नहीं बाय करेगी, इसके कितने चांसेस हैं। तो नहीं बाय करने वाला कौन सा, कब नहीं बाय करेगी, जब जो टोटल पेन है उसमें से उसको डिफेक्टिव पेन मिल जाए तब वो नहीं बाय करेगी। तो यहाँ पर सेकेंड वाले में करो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट बाय, तो बाय नहीं करेगी कब, जब उसको खराब पेन मिल जाएगा, यानी 144 में से जो 20 है वो अगर निकल करके आ जाए तो वो बाय नहीं करेगी। तो फिर ये 4 से कट हो रहा है, 4 के टेबल में 4 5 जा 20 और 4 के टेबल में जैसे हमने देखा 36 टाइम पे 144 आता है। तो 5/36 जो है ये चांसेस है उसके नहीं बाय करने के, यानी कि ज़्यादा चांसेस किसके हैं, तो बाय करने के। 36 में से 31 टाइम वो बाय कर सकती है और 36 में से 5 टाइम वो बाय नहीं कर सकती है। तो ये हो गया तुम्हारा 21 क्वेश्चन। चलो 22 देखा जाए। तो देखो अब आया है एक जोरदार क्वेश्चन जो कि बहुत मजा आएगा बनाने में। इसमें बोल रहा है कि आप एग्जाम्पल नंबर 13 को देखिए और इस टेबल को फिल कीजिए। अभी आपको कुछ नहीं समझ में आया होगा, पहले तुम एग्जाम्पल नंबर 13 को देखो। देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है ना, हमसे बोल रहा है कि हमारे पास 2 पासे हैं, एक ब्लू कलर का है और एक ग्रे कलर का है, दोनों को एक साथ फेंका जा रहा है।
तो फेंकेंगे तो मान लो किसी में मान लो 2 आ गया और दूसरे वाले मान लो 6 आ गया, तो 2 और 6 मिलाकर कितना आ गया, दोनों का सम 8 आ गया। तो यहाँ पर हमसे वही सब क्वेश्चन किया गया है कि जब दोनों को फेंका जा रहा है तो राइट डाउन ऑल द पॉसिबल आउटकम्स, और यहाँ पर देखो पूरे पॉसिबल आउटकम्स भी लिखे गए हैं। जैसे कि मान लो इसमें भी 1 आएगा, दूसरे वाले में भी 1 आएगा, फिर मान लो इसमें 2 आ गया लेकिन दूसरे वाले में 1 आ गया, इसमें मान लो 3 आ गया लेकिन दूसरे वाले में 1 आ गया, इसमें मान लो 4 आ गया लेकिन दूसरे में 1 ही आएगा। तो इस तरीके से बहुत सारे पॉसिबल आउटकम्स है। तो टोटल कितने पॉसिबल आउटकम्स निकल कर आ रहे हैं, टोटल 36 पॉसिबल आउटकम्स निकल कर आ रहे हैं। जैसे मान लो कि इसमें 1 आया, इसमें 2 आ गया, फिर इसमें हमारे पास 2 आया तो इसमें भी 2 है, इसमें 3 है, इसमें भी 2 है, इसमें 4 है, इसमें 2 ही है, इसमें 5 है, इसमें 2 है, इसमें 6 है, इसमें 2 है। फिर इस तरीके से 1 3 2 3, फिर इसमें मान लो 3 आया, इसमें भी 3 आया, इसमें 4 आया, इसमें 3 आया। इस तरीके से सारे पॉसिबल आउटकम्स को यहाँ पे लिखा गया है। तो टोटल यहाँ पर 36 पॉसिबल आउटकम्स हो रहे हैं। अब वही क्वेश्चन किया जा रहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सम ऑफ द 2 नंबर्स अपीयरिंग ऑन द टॉप ऑफ द डाइस इज 8, यानी कि इस वाले आपका जो प्रोबेबिलिटी निकल करके आ रहा है उसमें कितने चांसेस हैं कि जो सम निकल करके आएगा दोनों डाइस का वो 8 निकल करके आएगा। तो यहाँ पर देखो वो चीज़ को एरो करके एक तो समझाया भी गया है कि मान लो इसमें तुम्हारा 6 आ गया और इसमें तुम्हारा 2 निकल करके आ रहा है, तो 6 और 2 जब आएगा तो 8 होगा। मान लो इसमें 5 आ रहा है और इसमें हमारा 3 आ रहा है तो भी 8 हो जाएगा। मान लो इसमें हमारा 4 आ रहा है और इसमें हमारे पास 4 आ गया तो भी 8 हो जाएगा। मान लेते हैं कि इसमें हमारा 3 आ रहा है लेकिन इसमें 5 आ जा रहा है, जस्ट इसका उल्टा हो जा रहा है, तो भी हमारा 8 हो जाएगा। और जैसे शुरू में हमने 6 और 2 देखा था, मान लो इसमें अब 2 आ गया और इसमें 6 आ गया तो 2 और 6 हो गया तो भी हमारा 8 हो जाएगा। तो 1 2 3 4 5 बार ऐसा चांसेस है कि हमारा 8 निकल करके आ रहा है। और इसलिए हम लोग यहाँ पर जब लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, यानी कि जो हमारा 8 आने के जो चांसेस हैं सम में, तो नीचे में 36 लिखेंगे क्योंकि टोटल हमारे पास 36 चांसेस हैं और उसमें से 5 टाइम्स हमारे 8 आ रहे हैं, तो 5/36 जो होगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से तुम्हारा ये पहला क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो रहा है। उसी तरीके से इसी में सेकंड वाला भी समझो ताकि तुमको वो टेबल से समझ में आ जाए। 13 आने का कितने चांसेस हैं, तो तुम देखो कि इसमें किसी भी नंबर को कभी भी ऐड करो तो 13 निकल करके नहीं आ रहा। जैसे 6 + 6 लास्ट में तुम्हारा 12 जा रहा है, उससे ऊपर तो जा ही नहीं रहा है। 6 + 6 के बाद 6 + 5 करोगे तो 11 ही आएगा। दोनों में 6 से ज़्यादा थोड़ी आ सकता है, डाइस में तो 6 नंबर ही होते हैं केवल। तो हमारे पास 13 नहीं आने वाला, तो 13 एक बार भी नहीं आ रहा है, इसलिए ऊपर में 0 लिखोगे, नीचे में 36 यानी कि 0 हो जाएगा, जिसको हम लोग इम्पॉसिबल इवेंट बोलते हैं। मैंने स्टार्टिंग में वीडियो की इसको एक्सप्लेन भी किया था। तीसरा बोल रहा है कि बताइए कितने चांसेस हैं कि जो हमारा नंबर है वो या तो इक्वल टू 12 आ जाए या तो 12 से कम आ जाए। तो भैया टोटल 36 बार जब हम लोग फेंक रहे हैं तो या तो मेरा 12 आएगा मैक्सिमम, 6 + 6 12 आएगा, या तो जो भी नंबर तुम देखो वो 12 से कम ही निकल करके आएगा। 3 + 2 5 आएगा, 3 + 3 6 आएगा, 4 + 3 7 आएगा। किसी भी नंबर को उठा करके देख लो वो या तो 12 है या तो 12 से कम है। जैसे ये वाला हमारा 12 निकल करके आ रहा है, बाकी सब 12 से कम है। तो जो टोटल 36 नंबर हैं वो सारे के सारे या तो 12 हैं या तो 12 से कम है ना। एक तो यानी कि 12 है और बाकी सब क्या है 12 से कम है। तो टोटल हमारे पास 36 में से 36 ऐसे नंबर हैं जो इस क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे हैं। तो 36 / 36 = 1 हो जाएगा। तो ये हमारा यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया था। अब इसी से हमको रिलेट करके इस क्वेश्चन को दिया है। जैसे कि हमसे क्या बोल रहे हैं कि हमारे पास 3 आ जाए, यानी कि हमारा जो सम निकल करके आ जाए। देखो सम ऑन 2 डाइस है, लिख भी दिया है ना। 3 मतलब कि एक डाइस में नहीं, दोनों डाइस में सम करके हमारा 3 आ जाए। तो 3 आने के कितने चांसेस, चलो देखते हैं इसमें 3 कहाँ पर आएगा हमारा। तो अगर हमारा 2 + 1 होगा तब 3 आएगा, या फिर 1 + 2 होगा तब 3 आएगा। उसके अलावा तो कहीं पर भी तुम देख लो, तुमको कहीं पर कोई भी ऑप्शन नहीं मिलेगा जिसमें तुमको 3 दिख रहा होगा। दिख रहा है क्या? अगर दिख रहा है तो जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ। मुझे तो नहीं दिख रहा है, बस 2 और 2 1 या 1 2 में 3 होता है। तो इसका मतलब हमारे पास 2 बार ऐसा चांसेस है कि जो सम है वो हमारा 3 हो जाए। तो 2 बार चांसेस हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, नीचे में 36 और ऊपर में 2 लिखेंगे। तो 1/18 जो होगा वो आंसर हो जाएगा तुम्हारे इस वाले क्वेश्चन का। बुझा गया? तो इस तरीके से मैं डायरेक्ट यहीं पे आंसर कर दे रहा हूँ ना, इसको मैं बुक में कॉपी में नहीं लिख रहा हूँ, मैं डायरेक्ट यहाँ पर कर दे रहा हूँ ताकि टाइम बचे हमारे। फिर एक बार चलो यार कॉपी में लिखे देता हूँ। इतने सारे जब मैं नोट्स दूंगा तो एक नोट्स और जैसे ही है ना, थोड़ा सा मेहनत और कर ही लेता हूँ बच्चों के लिए। तो हमसे क्या बोला है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 है ना, सम, मैं 3 लिख दे रहा हूँ, समझ जाना कि ये सम है। ये 3 क्या है? सम है दोनों डाइस का। तो हमारे पास 2 बार ऐसे हो रहे हैं चांसेस जहाँ पर 3 आ रहा है और डिवाइड में 36 हो जाएगा। कट करेंगे तो 2 1 जा 2 और 2 के टेबल में 18 टाइम पे 36, यानी 1/18 इस तरीके से आंसर आ जाएगा। उसी तरीके से अगर मैं सेकंड वाला तुम लोगों को दिखाऊं जिसमें हमसे क्या बोल रहा है 4 के लिए ना, 4 5 6 तक ही 11 तक गया पूरा। यहाँ पर देखो ये 4 है, 5 है, 6 है, इस तरीके से जाते जा रहे हैं। तो फटाफट देखते जाते हैं। 4 कब आएगा भैया? 4 तब आएगा जब हमारा या तो 3 + 1 हो या फिर हमारे पास 2 + 2 हो। ये भी हमारा 4 आ रहा है। इस वाले लाइन में देखो एक यहाँ पर आ रहा है 4,
इस वाले में देखो तो ये हमारा 2 + 2 होगा तभी 4 होगा, ठीक है। इसमें देखो तो फिर से हमारे पास 3 + 1 होगा 4, तो ये हो गया एक बार, ये हो गया 2 बार, ये हो गया हमारे पास 3 बार। अब इस वाले लाइन में आ रहा है क्या 4, तो नहीं इस बार तो नहीं आ रहा है। इसमें आ रहा है क्या 4, इसमें भी नहीं आ रहा है। इसमें आ रहा है क्या 4, तो इसमें भी नहीं आ रहा है। तो कहीं पर भी हमको 4 नहीं मिला, बस ये वाला एक 4 मिला, ये एक 4 मिला और ये 4 मिला। तो ऐसे ही सीधा सीधा ऐसे ही चलता है। तो हमारे पास 3 बार ऐसे चांसेस हुए कि जब हमारा 4 निकल करके आ रहा था सम। तो सेकेंड वाले के लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 लिखता हूँ मैं, यानी कि सम जो है 4 निकल करके आया। कितने चांसेस हुए, 3 बार हुए थे ऐसा, तो 3 / 36 हो जाएगा। तो 3 के टेबल में ये कट हो जाएगा, 3 × 1 = 3 और 3 के टेबल में 3 × 1 = 3 और 3 × 2 = 6, यानी कि 12 हो गया। 1/12 जो है ये प्रोबेबिलिटी है हमारा 4 निकल करके आने का सम। थर्ड वाले में हमको 5 दिया हुआ है, ठीक है ना। इस टेबल में टेबल को भरते जाता हूँ, ये हमारा 1/12 हो गया। तो 5 निकल करके आने के चांसेस कितने बार हैं, चलो देखते हैं 5 निकल करने के चांस कितने बार हैं। तो कहाँ कहाँ पर 5 आएगा, पहले लाइन में देखो, पहले लाइन में 4 + 1 जो है ये 5 हो जाएगा, ठीक है, ये 5 हो गया। दूसरे वाले में हमारा 3 + 2 5 होगा, यहाँ पर 2 + 3 5 होगा और फिर से यहाँ पर 1 + 4 5 होगा। तो इस तरीके से 1 2 3 4 बार ऐसा हो रहा है जब हमारे पास ये जो है ना 5 जो सम है वो 5 निकल करके आ रहा है। जब ऐसे चला गया ना तो अब देखना तुमको नहीं मिलने वाला कहीं पर और 5, तो यानी कि 4 बार हमारा जो है वो निकल करके आ रहा है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 = 4/36 हो जाएगा, यानी कि 4 × 1 = 4 और 4 × 9 = 36, 1/में हमारा 9 हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, फोर्थ वाला क्वेश्चन बनाते हैं। तुम लोग एक पैटर्न भी देख रहे होगे, 3 जो है वो 2/36 हुआ, 4 जो है वो 3/36 हुआ, 5 में 4 हुआ, यानी एक एक नंबर जो है यहाँ पर कम होते जा रहा है इसके कंपैरिजन में। यानी कि जब हम लोग प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 निकालेंगे तो इसकी प्रोबेबिलिटी भी यहाँ पर है, जो पैटर्न बन रहा है उसके हिसाब से ये 5/36 होना चाहिए, पैटर्न के हिसाब से तो यही होना चाहिए। चलो एक बार चेक भी कर लेते हैं, क्रॉस चेक भी कर लेते हैं कि हमारा जो सम है वो 6 कितने बार हो रहा है। तो देखो 6 कब होगा, जब 5 + 1 होगा तब 6 होगा, फिर 4 + 2 होगा तब 6 होगा, तो यहाँ पर 1 ये 2 हो गया, फिर 3 + 3 भी 6 होता है तो ये 3 हो गया, फिर 2 + 4 भी 6 होता है तो ये 4 हो गया, फिर 1 + 5 भी 6 होता है तो ये 5 हो गया। तो टोटल 5 बार जो है वो हमारे पास 6 निकल करके आ रहा है। तो जैसे मैंने बताया ये एक पैटर्न चलते जा रहा है, तो इस तरीके से तुम्हारा ये 6 वाला 5/36 हो जाएगा। फिर हम लोगों को देखना है 7 वाला, तो 7 वाला भी देखो इसी पैटर्न में चलेगा, तो फटाफट तुम लोग जाकर चेक करते रहना, मैं एक ही चीज़ का बार बार बताते जाऊँ। तो 7 वाले के लिए तुम लोग को सिंपली 7/36 कर देना है, सॉरी 6/36, एक सेकेंड, 6/36 कर लेना है, तो 6 × 1 = 6, 6 × 36 हो जाएगा। फिर उसके बाद फिर हम लोग 8 वाला देखो पहले से दिया हुआ है, 8 वाले में 5/36 हो रहा है। अब यहाँ पर पैटर्न चेंज हो रहा है, यहाँ पर क्या हुआ था हमारे पास 2 3 4 5 6 6/36 इस तरीके से चल रहा था। अब हमारे पास जो 8th वाला है वो 5/36 हो गया, यानी कि जो अगला वाला है अब ये कम होते जाएगा। देखो इधर से हमारा बढ़ते जा रहा था, अब इधर से ये नीचे जाएगा, अब ये डिक्लाइन होगा, 5/36 हुआ ना, अब देखना ये 4/36 होगा। 9 वाले में 4/36 होगा, जैसे कि मैं दिखाता हूँ तुम लोगों को। 9 कब आता है, जब हम लोग 2 नंबर को ऐड करके 9 करें। जैसे कि तुम देखो इसमें कहीं पर हो रहा है क्या, तो इसमें तो नहीं हो रहा है, इसमें कहीं पर हो रहा है, तो हाँ यहाँ पर हमारा 6 + 3 9 होता है, तो ये एक बार हुआ। फिर 5 + 4 भी 9 होता है, 4 + 5 भी 9 होता है, 3 + 6 भी 9 होता है। तो 1 2 3 4 यानी कि 4 बार हम लोग देख रहे हैं कि हमारा जो सम है वो 9 निकल करके आ रहा है। तो यहाँ पर हमारे पास जो 6 नंबर का क्वेश्चन है, देखो 8 वाला तो दे दिया है बुक में ही, तो 8 वाला को मैं नहीं लिख रहा हूँ, सीधे मैं P9 को लिख दे रहा हूँ, तो वो हो जाएगा हमारा 4/36 और 4/36 का मतलब 4 × 1 = 4 और 4 × 9 = 36। तो इस तरीके से P9 निकल गया। चलो P10 और P11 जो है हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ 10 और 11 वाला जो है ये तुम लोग बनाओ, ये तुम लोग को मैं छोटा सा होमवर्क दे करके जाता हूँ, ठीक है। देखता हूँ कि कौन कौन बच्चा बना पाता है। ये तुम्हारा छोटा सा होमवर्क का पैटर्न देख कर ही तुम लोग एकदम ईजिली बता सकते हो कि इसका आंसर कितना होने वाला है। अगर तुम लोगों को पैटर्न देखना आता होगा तो, नहीं आता होगा तो मैं तो कुछ नहीं कर सकता, फिर तो तुम्हें बुड़बक वाला लो, नहीं तो इतना आसान सा पैटर्न दिख रहा है। यहाँ तक हमारा चल रहा था ऊपर और फिर यहाँ से हमारा नीचे स्टार्ट हो गया, ठीक है। अब हमसे एक स्टूडेंट क्या बोल रहा है, यहाँ पर देखो एक स्टूडेंट आर्ग्यू करने लगा कि भैया जी हमसे बोल रहा है कि देयर आर 11 पॉसिबल आउटकम, हमारे पास टोटल 11 पॉसिबल आउटकम है, या तो 2 आ रहा है, या तो 3 आ रहा है, या तो 4 आ रहा है, या तो 5 आ रहा है। पॉसिबल आउटकम्स जो हैं वो टोटल 11 पीस हैं, एंड है ना, यानी कि 1 से लेकर के जब हम लोग देखें टोटल 12 नंबर तक था, तो 1 और 1 दोनों में आएगा तो 2 से स्टार्ट होगा, 1 तो आ नहीं सकता, या तो दोनों का सम 2 होगा या तो उससे ज़्यादा होगा और मैक्सिमम 12 तक जाएगा। तो इस तरीके से टोटल 11 नंबर्स हो गए। तो इसलिए वो बोल रहा है कि देयरफॉर ईच ऑफ देम हैज़ अ प्रोबेबिलिटी ऑफ 1/11, इसलिए उनका जो प्रोबेबिलिटी है वो 1/11 होगा। लेकिन ये तो गलत बात है, हमने क्या देखा कि जैसे हम लोग 2 का जब प्रोबेबिलिटी निकाले तो 1/36 था, 3 का निकाले तो 1/18 था, 4 का निकाले तो 1/12 था। इसी तरीके से हमारे पास अलग अलग नंबर निकल कर क्या, लेकिन वो बोल रहा है कि नहीं 1/11 होगा। तो क्या तुम इसके एग्री करते हो इसके आर्गुमेंट से? तो बिल्कुल नहीं, हम इसके आर्गुमेंट से एग्री नहीं करते हैं, क्योंकि सभी नंबर का जो प्रोबेबिलिटी है वो अलग अलग निकल करके आ रहा है, ना कि 1/11 निकल करके आ रहा है सभी का, ठीक है। तो इस तरीके से तुम्हारा क्वेश्चन में जो 22 बच्चा लोग वो होता है खत्म। आई होप तुमको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कोनो भी डाउट हो तो टेलीग्राम और इंस्टाग्राम का लिंक दे दिए हम लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से जाकर के डाउनलोड कर लो हमारे नोट्स को, या फिर अपने डाउट्स जो है वो डिस्कस कर लो।
अगला वाला क्वेश्चन भी मजेदार क्वेश्चन है। इसमें क्या बोल रहा कि एक गेम खेला जा रहा है, कंसिस्ट ऑफ टॉसिंग 1 रुपी कॉइन 3 टाइम्स, यानी कि एक रुपये का सिक्का है जिसको 3 बार उछाला जाएगा और आप लोगों को वहाँ पर एक गेम खिलाया जाएगा। गेम क्या है उसमें आगे समझते हैं। एंड नोटिंग इट आउटकम ईच टाइम, और उसके जो आउटकम्स है वो लिखे जाएंगे। अब हनीफ विन इफ़ ऑल द टॉसेस गिव द सेम रिजल्ट, यानी कि हनीफ जो है वो जीत जाएगा अगर जो टॉस जब किया जाए ना और जो तीनों बार हम लोग उछालो, तीनों बार अगर सेम चीज़ आ गया तभी हनीफ जीतेगा। यानी कि मान लो हमने उछाला तीनों बार सिक्का और हर बार हेड 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 आया तो वो जीतेगा, या फिर तीनों बार टेल 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 आ गया तो भी वो जीत जाएगा। यानी अलग नहीं आना चाहिए, सेम चीज़ आना चाहिए। और लॉस अदरवाइज, या फिर अगर कुछ और आ गया तब तो वो हार जाएगा। यानी मान लो कि 2 बार हेड आया और 1 बार टेल आ गया तब तो हार गया, या फिर 2 बार टेल आ गया फिर 1 बार हेड आ गया तो भी हार जाएगा। तो हमसे बोल रहा है कि कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट हनीफ विल लॉस द गेम। तो बताइए कि कितने चांसेस हैं कि वो गेम को हार जाएगा। तो सबसे पहले तो तुमको ये समझना पड़ेगा कि जब हम 3 बार सिक्के को उछालते हैं तो क्या क्या चीज़ें आने की चांसेस हैं, पहले आप लोग ये समझो, उसके बाद ही तुम समझ पाओगे कि इसका आंसर कैसे निकालना है। चलो कॉपी में समझाओ। तो देखो यहाँ पर हम सबसे पहले ये जानेंगे कि क्या क्या पॉसिबल आउटकम्स हैं हमारे लिए। जैसे मैंने बताया कि मान लेते हैं कि तीनों बार हेड हेड और हेड आ गया तब तो हनीफ जीत जाएगा। लेकिन अगर पहले बार हेड आया फिर दूसरे बार हेड आया और तीसरे बार टेल आ गया तब तो बेचारा हार जाएगा। या फिर ये भी हो सकता है कि एक बार हेड आ जाए फिर हमारा टेल आ जाए और फिर से हेड आ जाए तो भी वो हार जाएगा। एकदम इसको तुम ध्यान समझना, सीक्वेंस बना रहा हूँ मैं। फिर और क्या क्या पॉसिबल है, या फिर ये भी पॉसिबल है कि टेल पहले आ जाए और बाद में 2 ठो हेड आ जाए। ये भी तो पॉसिबल है ना कि पहले टेल आ जाए फिर 2 ठो हेड आ जाए। या फिर ये भी पॉसिबल है कि 2 बार टेल आ जाए और फिर 1 बार हेड आ जाए और वो हार जाए। ये भी पॉसिबल है भैया, कुछ भी हो सकता है। या फिर ये भी पॉसिबल है कि एक बार पहले टेल है फिर हेड है और फिर टेल आ जाए, जैसे यहाँ पर हमारे पास हेड टेल हेड हुआ था, इस बार टेल हेड टेल हो जाए। ऐसे भी पॉसिबल है, कुछ भी हो सकता है। या फिर एक और चांसेस है, एक और क्या 2 और पॉसिबिलिटीज़ है कि हमारे पास मान लो हेड आया और फिर 2 ठो टेल आ गया तो भी हार जाएगा। फिर या फिर टेल 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 आ गया तो वो जीत जाएगा। तो इतने ही टोटल हमारे पास पॉसिबल आउटकम्स हैं जो हो सकते हैं। इसके अलावा तो कुछ और हो नहीं सकता। तुम दिमाग लगाकर चेक कर लो कि और कुछ हो सकता है क्या, तो नहीं हो सकता। तो टोटल कितने पॉसिबल आउटकम है, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि टोटल जो हमारा पॉसिबल आउटकम्स है वो टोटल 8 पॉसिबल आउटकम है। ठीक है, अब हनीफ इसमें से हारेगा कितनी बार, तो भैया ये 2 बार तो वो जीत जा रहा है, ये वाला और ये वाला आ गया तो जीत गया, बाकी कोई सा भी आएगा तो हार जाएगा। तो वो हारेगा कब, हनीफ विल लूज द गेम। वो कब गेम को हारेगा, जब इस 8 में से 2 बार वो जीतने वाला है तो बाकी जो 6 बार बचे हुए हैं ना, इस 6 बार की वजह से वो क्या हो सकता है, हार सकता है। यानी कि जो प्रोबेबिलिटी होगी हनीफ के हारने की वो कितनी होगी, तो टोटल 8 में से वो 6 बार हार सकता है। यानी कि 2 को टेबल में 2 3 जा 6 और 2 4 जा 8, तो 3/4 टाइम्स जो है ना वो हार सकता है। तो ये इसका फाइनल आंसर होगा। तो तुम लोगों को इस क्वेश्चन में क्या समझ में आया कि मेन है ये वाला पैटर्न। अगर तुमने इस पैटर्न को बना लिया तो तुम क्वेश्चन को बना लोगे, अगर पैटर्न नहीं बना पाए तो बबुआ फिर खेल खत्म हो जाएगा तुम्हारा। तो देखो यहाँ पर 24 वाला भी मजेदार क्वेश्चन इसमें बोल रहा है कि एक पासा है, टाई है, जिसे थ्रो किया जा रहा है 2 बार फेंका जा रहा है। तो बताइए कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि 5 विल नॉट कम अप आइदर टाइम, यानी कि दोनों बार क्या होगा 5 हमारा ऊपर में नहीं आएगा, इसके कितने चांसेस हैं। और दूसरा बोल रहे हैं कि 5 विल कम एट लीस्ट वंस, यानी कि कम से कम एक बार जो है ऊपर में 5 आ जाए, इसके कितने चांसेस हैं। आपको एक हिंट भी दिया हुआ, ये भी समझा दिया है कि देखो यहाँ पर जो लिखा हुआ है ना कि जो पासा है उसको हम लोग 2 बार फेंक रहे हैं। अगर तुम इसमें कंफ्यूज हो रहे हो तो तुम इसको ये भी समझ सकते हो कि मान लो तुम्हारे पास 2 पासा हैं अलग अलग, जैसे वहाँ पर था ना एक ब्लू और ग्रे कलर का, तो वैसे ही मान लो कि 2 पासा हैं और दोनों को फेंका जा रहा है, दोनों का सेम ही मतलब होगा। चाहे तुम एक पासा को 2 बार फेंको या 2 पासा को एक साथ फेंको, जो यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि थ्रोइंग 2 डाइस सिमिल्टेनियसली आर ट्रीटेड एज द सेम एक्सपेरिमेंट, दोनों सेम ही चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो अब इसको कैसे बनाना है चलो समझते हैं डिटेल में। तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हम लोग फिर से इस टेबल का यूज़ करेंगे और इसमें से ही समझ जाएंगे। बाकी एग्जाम में आए तो तुम लोग ये टेबल खुद से भी बना सकते हो, और नहीं भी बनाओगे तो यहाँ पर ही तुमको समझ में आ जाएगा। देखो क्या करना है, हमसे क्या बोल रहे हैं कि 5 जो है वो हमारा नहीं है ऊपर में, यही बोला है ना सबसे पहला कि 5 विल नॉट कम अप आइदर टाइम, यानी कि दोनों में हमारे पास 5 नहीं आना चाहिए। तो जब 2 पासों को फेंकते हैं तो टोटल जो आउटकम्स होता है वो 36 होता है, जैसे कि मैंने पहले ही आपको समझा दिया कि 6 × 6 = 36 टोटल आउटकम्स होते हैं जब हम लोग 2 पासों को फेंकते हैं। तो ठीक है, यहाँ पर देखो करके भी दिखाया था इसने। अब हमसे बोल रहा है कि अब पहले तो हम लोग को ये पता करते हैं ना सबसे पहले कि हमारे पास 5 जो है वो कितने बार आ रहा है। जब हमको ये पता चल जाएगा तो ये हम आराम से पता कर सकते हैं कि 5 कितने बार नहीं आ रहा है। तो जैसे देखो यहाँ पर हमारे पास 5 निकल कर क्या आ जाएगा, पहले वाले पासे में 5 आएगा, दूसरे में भले ना आए, तो लेकिन 5 तो आ गया अप में। ठीक है,
फिर उसी बार यहाँ पर भी 5 आ जा रहा है, यहाँ पर भी 5 आ रहा है, यहाँ पर भी 5 आ रहा है, यहाँ भी 5 आ रहा है। तो 1 2 3 4 5 बार तुमको 5 दिख गया। अब देखो यहाँ भी 5 दिख रहा है तो 6 बार हो गया। फिर ये यहाँ पर भी एक 5 दिख रहा है तो 7 बार हो गया। यहाँ पर भी 5 दिख रहा है तो 8 बार हो गया। ये हो गया 9 बार और ये हो गया 10 बार। यानी कि 10 बार ऐसे चांसेस मुझे दिख रहे हैं जहाँ पर हमारे पास क्या हो रहा है, 5 जो है ना वो निकल करके आ जा रहा है। ठीक है, 10 बार ही हुआ ना। ऐसे एक बार यहाँ पर भी है, एक सेकेंड, कहाँ पर है, 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये 4, ये 5। अच्छा ये इसको छोड़ दिया था मैं, ये 6 हो गया। 6 इधर हो रहा है और इधर हमारे पास 5, तो टोटल 11 बार ऐसा हो रहा है। 11 बार ऐसे पॉसिबिलिटी है कि जब हम पासा को फेंकें तो हमारे पास क्या निकल करके आ जाए, तो 5 निकल करके आ जाए। ठीक है, तो अब हम लोग 11 बार हमको पता चल गया कि 5 निकलने का चांसेस हैं और टोटल 36 बार हमने फेंका था। तो 36 में से 11 को माइनस कर दो, 36 माइनस 11 इक्वल टू हो जाएगा 25। यानी 25 टाइम जो है ये जो बाकी नंबर दिख रहे हैं ना, टोटल 25 नंबर से तुम चाहो तो काउंट भी कर सकते हो। तो 25 टाइम्स हमारे पास 5 नहीं निकल करके आएगा। तो तुम इसको किस तरीके से लिख सकते हो, इसको फिर वैसे ही लिख सकते हो तुम लोग कि टोटल हमारे पास, टोटल, एक सेकेंड फोकस कर लेता हूँ इसमें ताकि तुम लोग क्लियरली दिखे, जो टोटल आउटकम्स हैं वो कितने हैं। तो टोटल आउटकम्स को तुम ऐसे लिखोगे एग्जाम में आएगा तो 6 × 6 इक्वल टू 36 हमारे पास टोटल आउटकम्स होंगे। ठीक है, अब हमारे पास जो आउटकम्स हैं जिसमें 5 आएगा, यानी कि हमारे पास इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, आउटकम्स वेयर 5 कम्स। ठीक है, हमारे पास जो 5 है वो निकल करके आ रहा है। वो कितने बार आ रहा है, तो 11 टाइम्स हमारे पास 5 निकल करके आ रहा है। तो इसका मतलब कि हमारे पास 5 कितने बार नहीं निकल करके आएगा, इसलिए आउटकम्स वेयर 5 विल नॉट कम्स, 5 हमारा नहीं निकल करके आएगा। ये कितने बार हो रहा है, तो 36 माइनस 11 इक्वल टू 25 बार हमारे पास ऐसा हो रहा है कि जहाँ पर 5 निकल करके नहीं आ रहा है। तो पहले वाले में हमसे क्या बोला था, यही चीज़ पूछा था कि प्रोबेबिलिटी कितनी है कि 5 नहीं है। ठीक है, तो मैं शॉर्टकट में बस नॉट कम लिख दे रहा हूँ, तुम चाहो तो पूरा लिख सकते हो 5 विल नॉट कम वगैरह। तो 5 नहीं निकल करके आने वाला है 25 बार, तो ऊपर में 25 और नीचे में 36 लिखो और कट नहीं हो रहा, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। और सेकंड वाले में पूछा था कि 5 निकल करके आ जाए, 5 जो है वो हमारे निकल करके आ जाए। तो कितने बार निकल करके आ रहा है, 11 बार निकल करके आ रहा है। तो 11/36 जो होगा वो हमारे निकलने के चांसेस होंगे। तो क्वेश्चन इधर बहुत ईजी है, मेन है तुमको यही चीज़ समझना कि आउटकम जो 5 कितने बार आ रहा है, तो 11 बार आ रहा है। और इसको कैसे समझोगे, तो या तो दिमाग में टेबल बनाओ या तो कॉपी में टेबल बनाओ, जहाँ पर भी बनाना चाहो आप बना सकते हो। तो ये 24 भी खत्म, एक लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ 25 वाला, उसके बाद हम लोग सब गंगा नहाने चलेंगे। तो देखो जो 25 वाला क्वेश्चन है ना, इसमें क्या बोल रहा है कि यहाँ पर कुछ आर्गुमेंट दिए हुए हैं, कुछ या सेंटेंस कह सकते हो दिए हुए हैं, जिसमें आप लोगों को बताना है कि करेक्ट है या फिर इनकरेक्ट है, और अपना आंसर का रीजन भी बताना है। जैसे पहला वाला दिया हुआ है, इसमें बोल रहा है कि 2 कॉइन्स आर टॉस सिमल्टेनियसली, देयर आर 3 पॉसिबल आउटकम्स, यानी 2 कॉइन्स को हमने उछाला, साथ में 3 पॉसिबल आउटकम्स हैं। क्या क्या हैं कि या तो दोनों में हेड आ जाए, या तो दोनों में टेल आ जाए, या फिर एक में टेल और एक में हेड आ जाए, कुछ भी हो सकता है ना, दोनों में अलग अलग आ जाए। वन ऑफ ईच का मतलब वही है कि किसी में भी कुछ भी आ सकता है। तो 3 पॉसिबल आउटकम्स हमको बताया गया है। तो इसलिए फॉर ईच ऑफ दीज आउटकम्स द प्रोबेबिलिटी इज 1/3। तो इस वजह से यहाँ पर जो प्रोबेबिलिटी होगा क्या वो 1/3 होगा, तो बिल्कुल भी नहीं। अगर मान लो दोनों में हेड आ जा रहा है तो हमारे पास जो पॉसिबल आउटकम यानी जो प्रोबेबिलिटी हो गया वो तो 2/3 हो गया, यानी कि दोनों में हमारा हेड आ रहा है। तो टोटल तो 3 हमारे आउटकम्स है, तो नीचे में 3 लिखेंगे, लेकिन ऊपर में तो हम लोग 2 लिख देंगे। उसी तरीके से अगर हमारे पास मान लो दोनों में टेल आ गया तो उस कंडीशन में भी 2/3 होगा। हाँ, अगर एक हेड आया तो फिर 3 में से 1 हम लोग लिखेंगे, नहीं 1/3 हम लोग लिख सकते हैं। या फिर टेल आएगा तो फिर उस कंडीशन में 1/3 लिखेंगे। लेकिन अगर दोनों में हेड या दोनों में टेल आ रहा है तब तो प्रोबेबिलिटी हमारा 1/3 होने से रहा, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो इस वजह से ये हमारा गलत हो जाएगा। बाकी इसका रीजन जो तुम्हारे बुक में दिया हुआ है इक्वली लाइकली वाला, उस तरीके से भी तुम इसको लिख सकते हो। दूसरा वाले में क्या बोल रहा है कि अगर एक डाई को हम लोग थ्रो करते हैं, फेंकते हैं, तो देयर आर 2 पॉसिबल आउटकम, एन ऑड नंबर और एन इवन नंबर। पासा को फेंकने के बाद 2 ही पॉसिबल चीज़ें हैं, या तो ऑड आएगा जैसे कि 1 आएगा, 3 आएगा, या तो 5 ये ऑड नंबर आएंगे, या फिर इवन नंबर आएंगे जैसे कि 2, 4 और 6 ये इवन नंबर्स हैं। तो देयर फॉर द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑड नंबर इज 1/2, यानी कि जो प्रोबेबिलिटी ऑड नंबर आने का वो 1/2 है। तो यस, इसमें 1/2 क्यों होगा, इसको मैं दोनों तरीके से समझाता हूँ, इक्वली लाइकली और तरीके से भी समझाता हूँ और इसको नॉर्मल तरीके से समझाता हूँ। ऑड नंबर हमारे कितने हैं, 1, 3 और 5 हैं, 3 नंबर हैं ऑड, टोटल 6 नंबर्स थे हमारे पास, तो 3/6 इक्वल टू 1/2 होता है। ठीक है, तो उस रीजन से भी ये हमारा सही निकल कर क्या रहा है कि ऑड नंबर की जो प्रोबेबिलिटी 1/2 है। दूसरा तुम देखो रीजन क्या है कि ऑड नंबर भी हमारे 3 ठो हैं और इवन नंबर भी हमारे 3 हैं।
तो ऑड के आने के और इवन के आने के बराबर बराबर चांसेस है, जिसको हम लोग इक्वली लाइकली कहते हैं। तो जब इक्वली लाइकली होता है तो वहाँ पर हमारा 1/2 हो जाता है कि आधा आधा दोनों का चांसेस आने का। तो इस वजह से भी इसको 1/2 तुम कह सकते हो। बाकी अपने वर्ड में भी लिख सकते हो इन चीज़ों को जो मैंने एक्सप्लेन किया, या फिर तुम लोग अपने बुक से देख सकते हो कि तुम्हारी बुक में किस तरीके से लिखा है। जैसे लिखना चाहो वैसे तुम लोग इसका आंसर लिख सकते हो। बाकी कमेंट करके भी तुम लोग, जो बच्चे लोग देख रहे हो इस वीडियो को लास्ट तक जुड़े हुए हो, उन लोग कमेंट करके भी इसके अपने वर्ड्स में आंसर जरूर बताना, ताकि जो बच्चे को समझ में नहीं आया होगा कि एग्जाम में कैसे लिखना है इंग्लिश में, और वो बुक वाला अगर नहीं लिखना चाहते हैं तो एक ईजी वे में तुम लोग आंसर लिख करके जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दो। और जिसका सबसे प्यारा आंसर रहेगा उसे भी मैं जरूर कोशिश करूंगा पिन करने का, या फिर हर्ट तो जरूर दूंगा, ताकि बाकी बच्चे भी उस कमेंट को पढ़ के चीज़ों को सीख सकें। तो चलो प्यारे बच्चों, यहाँ पर हमारा ये जो पूरा का पूरा बुक है क्लास 10th NCERT का नया वाला बुक, ये होता है खत्म। कुछ चीज़ें बची हुई हैं, प्रूफ्स वगैरह बची हुई हैं, इनका कोई जरूरत नहीं है आप लोगों को करने के लिए। पहले आप लोग पूरा कंप्लीट करो बुक, उसके बाद RD शर्मा या RS रोल कर रहे हो तो वो भी अच्छी बात है। नहीं कर रहे हो तो मैंने जैसे कि पहले भी बताया था कि मैंने बहुत सारे आप लोगों के लिए सैम्पल पेपर्स बनाए हैं, नोट्स बनाए हैं, सैम्पल पेपर विद सॉल्यूशन है, PYQs हैं, और वो मेरे एक सीक्रेट नोट्स के फॉर्म में आ रहा है। अगर आपको वो चीज़ें परचेस करनी है तो आप लोग मुझे नंबर पर मैसेज भी कर सकते हो, वहाँ पर से भी तुमको मैं लिंक प्रोवाइड करा दूंगा, या फिर डायरेक्ट तुम लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखो या कमेंट बॉक्स में देखो, वहाँ पर तुमको लिंक मिल जाएगा, उसमें क्लिक करना तो सीधे तुम लोग उन नोट्स तक पहुँच जाओगे। चलो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।